महत्वपूर्ण टॉपिक्स को अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था में करंट एक इम्पॉर्टेंट विषय वस्तु रहता है। और करंट अफेयर्स से अगर हम बात करें तो जो क्वेश्चन इकोनॉमी से मोस्टली हर साल पूछे जाते हैं वो हर साल प्रस्तुत किए जाने वाले जो बजट होते हैं, इकोनॉमी सर्वे होते हैं या कोई इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट जैसे कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई है। तो इन तीनों ही चीज़ों को करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से इकोनॉमी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे आपके क्वेश्चन आने ही आने 100% श्योर्ड है। आपको बजट, इकोनॉमी सर्वे या 15वें वित्त आयोग से आपको मिलाकर कोई ना कोई क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन आते ही आते हैं। ऐसी स्थितियों में आपके करंट अफेयर्स के इस टॉपिक में हम यहाँ पर इकोनॉमी से संबंधित आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21, इसके अलावा केंद्रीय बजट 2021-22 और 15वें वित्त आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें क्या क्या सिफारिशें की गई हैं, ये पूरा पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके इन टॉपिक्स को हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। सारे टॉपिक्स को हम पढ़ेंगे और आप भी यहाँ पर चीज़ों को ध्यान से इसमें समझिएगा, ध्यान से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहले यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से जो पहला टॉपिक है, जिसमें हम यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के बारे में चर्चा करेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में क्या क्या प्रमुख बातें यहाँ पर कही गई हैं कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर संचालित हो रही हैं। इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण या इकोनॉमिक सर्वे में सबसे प्रमुख चीज़ें क्या घोषित की गई हैं, उसको सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं और उसके बाद फिर हम केंद्रीय बजट और 15वें वित्त आयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-20 अर्थात सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि इकोनॉमी जो सर्वे होता है ये किस लिए प्रस्तुत किया जाता है, इसका अपना क्या उद्देश्य होता है और इसकी अपनी क्या परिभाषा है, किस तरीके के यहाँ पे डेटा रखे जाते हैं। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 है, जहाँ पर मूल रूप से सबसे पहले कि ये बजट से हमेशा पहले प्रस्तुत किए जाते हैं, अर्थात किसी भी साल बजट के प्रस्तुत होने से पहले ही आपका इकोनॉमी सर्वे प्रस्तुत किया जाता है, उसको वहाँ पे प्रचारित किया जाता है, जिसमें देश की अर्थव्यवस्था के वृहद रूपरेखा, राजकोषीय स्थिति, महंगाई दर और सभी तरह के आर्थिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दी जाती है। अर्थात कि देखा जाए तो आर्थिक सर्वेक्षण को आप कह सकते हैं कि ये देश की आर्थिक विकास की एक समीक्षा होती है, पूर्वानुमान होता है कि किस तरीके से फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से आपकी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रोथ करने वाली है या उसमें किसी प्रकार की समस्या आ सकती है, किस सेक्टर में यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है, कौन सा सेक्टर जो है यहाँ पर विकास कर रहा है, सरकार की कौन सी पॉलिसी यहाँ पर अच्छी रही है, किस पर हमें नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत है। आपको वैश्विक देशों के साथ यहाँ पे तुलनात्मक कई बार डेटा इसमें दिए जाते हैं कि किस तरीके से किस क्षेत्र में कितना हमने ग्रोथ किया है, कितना सुधार किया है। इस तरीके से इकोनॉमी सर्वे यहाँ पर आपको प्रस्तुत किया जाता है। दूसरा यहाँ पे है कि अब इकोनॉमी जो सर्वे प्रस्तुत किया गया उसमें कई सारे पॉइंट्स के आधार पर पूरा विश्लेषित किया गया कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसमें किस तरीके के आपको पिछले कुछ सालों में स्थितियां आपको देखने को मिली हैं और आगे इसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट जो रखा गया, पहला पॉइंट जो व्याख्यायित किया गया वो था कि सर्विस इंडिकेटर शोइंग वी शेप्ड रिकवरी, अर्थात कि कुछ प्रमुख जो आधार रहे हैं वो ये दिखाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था कोविड-19 के इम्पैक्ट के बाद यहाँ पर तेजी से ग्रोथ कर रही है। जितनी ही तेजी से ये डाउन हुई थी उतनी ही तेजी से यहाँ पे ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। तो कौन कौन से ये क्षेत्र हैं, इसमें देखिए अप्रैल सितंबर 2020 के दौरान भारतीय सेवा क्षेत्र में एफडीआई के निवेश में 34% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई, जो कि अगर राशि के आधार पे हम चर्चा करें तो $23.6 बिलियन का यहाँ पर निवेश आया। दूसरा शिपिंग टर्न अराउंड, ठीक है, कोई भी जहाज जो आयात निर्यात के लिए हम जाते हैं, एक बार गया और उसके बाद वापस आने की स्थिति को शिपिंग टर्न अराउंड कहते हैं, जिसमें मोस्टली 4.67 डेज लगते थे, वो हाफ हो गया है और ये हो गया आपका 2.62 डेज यहाँ पर हो गया है। साथ ही यहाँ पर 12 यूनिकॉर्न नए आपकी कंपनियां जो होती पिछले एक साल में जुड़ी हैं। तो ये दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था यहाँ पर तेजी से विकसित हो रही है, यहाँ पर विकास हुआ है, कोविड-19 के इम्पैक्ट से धीरे धीरे ये उभरना शुरू हो चुकी है। दूसरा यहाँ पर है, दूसरा पॉइंट जो व्याख्यायित किया गया वो है स्वास्थ्य सेवाओं पर बल। महामारी से निपटने के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुधार की एक जरूरत है। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को इसलिए जारी रखना चाहिए ताकि यहाँ पे स्वास्थ्य की बेहतर स्थितियां सभी को प्रोवाइड की जा सकें। दूसरा, सरकार के द्वारा या सरकार की तरफ से स्वास्थ्य पर जो खर्च है उसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला गया है इकोनॉमी सर्वे में कि सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च को 1% से बढ़ाकर से 2.5 से 3% करने की जरूरत है। और ये 2.5 से 3% किसका होगा?
आपके जीडीपी का, देश की जीडीपी का 2.5 से 3% यहाँ पे स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। साथ ही यह भी बताया गया यदि सरकार के द्वारा 2.5 से 3% स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च किया जाए तो इससे जो एक व्यक्तिगत स्तर पे एक व्यक्ति जो होता है जो स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्च करता है, अभी देखा जाए तो वो करीब 65% खर्च करता है। लेकिन यदि यहां पे सरकार 2.5 से 3% खर्च करे तो वो भी यहां पर 65% से गिर करके ये मात्र 35% तक आ सकती है। साथ ही यहां पर टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने की बात की गई। टेलीमेडिसिन के यहां पे पूर्ण उपयोग को यहां पे प्राथमिकता दी गई है। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है एक जगह बैठे बैठे आप दूसरी जगह पे टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस के माध्यम से अपनी सेवाओं को उपलब्ध कराते हैं। साथ ही यहाँ पे स्वास्थ्य सेक्टर में नियामक का गठन किया जाना चाहिए ताकि यहाँ पे जो भी रूल्स रेगुलेशन है, किसी प्रकार की अनियमितता होती है तो उस पर एक नियंत्रणकारी भूमिका वहां पर रखी जा सके। ये तो हो गया स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इकोनॉमी सर्वे में किस तरीके से बातों को स्पष्ट किया गया। इसके बाद नियामक सहनशीलता, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस की यहां पर बात की गई इस साल के इकोनॉमी सर्वे में, जो कि कहीं ना कहीं कोविड-19 के प्रभाव के कारण हमें ऐसा देखने को मिलता है। सबसे पहले यहां पर बोला गया कि अर्थव्यवस्था की रिकवरी के बाद भी आपको नियामक सहनशीलता, रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को लागू करना चाहिए, इसको आगे भी बढ़ाना चाहिए। और ये कब तक? ताकि यहां पर अर्थव्यवस्था के जब तक उबर नहीं जाता है और वैश्विक जो कह सकते हैं कि वित्तीय आपके बाजार हैं, ठीक है, वैश्विक वित्तीय स्तर पर किसी प्रकार की समस्या होने के पर कई बार उसका इंपैक्ट जो होता है अनएक्सपेक्टेड वे में भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, उसके कुछ क्षेत्रों पर पड़ सकता है, जैसे कि बैंक पर, फर्म इत्यादि पर, अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ हो रही है उस पर गिरावट हो सकता है। ऐसी स्थिति में हमें इस तरह की क्राइसिस से बचने के लिए कुछ समय के लिए यहाँ पर कोविड-19 के लॉकडाउन ओपन होने के बाद भी रेगुलेटरी फॉरबियरेंस को आपको लागू करना चाहिए, इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया गया। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे एक हिदायत दी गई। एक हिदायत ये दी गई कि आपको अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन में रिकवरी यहां पर हो जाती है, उसको तीव्र गति से यहां पर अगले कुछ महीनों में ये रिकवर हो जाती है पूरी तरीके से, तो फिर आप यहां पर नियामक सहनशीलता को आप बहुत लंबे समय तक या सालों साल से आगे मत बढ़ाइए, बल्कि जैसे ही आपको लगता है कि प्रदर्शन के आधार पर ये हमने पूर्वत अवस्था प्राप्त कर ली है, स्टेबल हो गई है, तो आप इसे रोक सकते हैं। इसके अलावा परिसंपत्ति की गुणवत्ता का आकलन तुरंत किया जाना चाहिए कि वर्तमान समय जो हमारे पास परिसंपत्तियां हैं उसमें कितनी गिरावट है, क्या स्थिति है। कानूनी तंत्र का विकास करना और मजबूती प्रदान करें ताकि यहां पे लोन रिकवरी को यहां पर तेजी से हो सके, क्योंकि लोन सबसे बड़ी जो समस्या आती है लोन की रिकवरी को लेकर आती है, और लोन रिकवरी जो होती है वहां पर आपको तय समय पे नहीं हो पाती है। ऐसी स्थिति में यहां पर कंपनी के द्वारा जो विकास और मजबूती यहां पर रिकवरी के लिए आपको लोन की रिकवरी यहां पर प्रोवाइड करानी चाहिए। इसके बाद निजी क्षेत्र नवाचार समय की जरूरत है, और इसको लेकर यहां पर इस बार के आपके इकोनॉमिक सर्वे में भी बहुत सारी चीजों को स्पष्ट किया गया। जैसे कि निजी क्षेत्र के नवाचार में बोला गया कि अनुसंधान व विकास के लिए भारत का सकल घरेलू व्यय जीडीपी का 0.65% है, जो विश्व की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे कम है। तो यहां पर भारत को बोला गया है कि कहीं ना कहीं भारत जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था के द्वारा जो रिसर्च और डेवलपमेंट पे, R&D पे जो खर्च किया जाता है वो बहुत कम किया जाता है, उसे बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा यहां पे कहा गया कि अगर हम बोला जाए वैश्विक स्तर पे तुलनात्मक तौर पे, तो जहां पर वैश्विक स्तर की जो अर्थव्यवस्थाएं, टॉप 10 जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो R&D पे करीब 1.5 से 3% तक खर्च कर रही हैं, जो कि भारत 1% से भी कम करता है। दूसरी बात, भारत के सरकारी क्षेत्र का योगदान 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के औसत से 3 गुना है, अर्थात कि R&D पर भारत में जो ज्यादा खर्च करता है वो भारत का सरकारी क्षेत्र खर्च करता है, सार्वजनिक क्षेत्र खर्च करता है, और वो भी अन्य देशों की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की तुलनात्मक स्तर पर 3 गुना ज्यादा करता है। इसके अतिरिक्त नवाचार के उदार कर प्रोत्साहन के बावजूद व्यवसायिक क्षेत्र का योगदान यहां पे सबसे कम रहा है। कहीं ना कहीं भारत में R&D को लेकर काफी उदार नीतियां, पॉलिसीज चेंजेस किए गए, बौद्धिक संपदा अधिकारों को यहां पर विकसित कराया गया, आपको उसको बेहतर बनाया गया, रूल्स रेगुलेशन बेहतर किए गए, साथ ही यहां पर लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए कई सारी यहां पे पॉलिसीज, कानूनों को समाप्त भी किया गया, अर्थात एक पॉलिसी, उदारवादी पॉलिसी को यहां पर लेकर आया गया ताकि R&D को हम बढ़ा सकें। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं हमारा जो निजी सेक्टर है वो इसमें कम निवेश कर रहा है, वो R&D पे वहां पर कम खर्च करता है। कुल पेटेंट में भारतीयों का जो योगदान है वो 36% है,
जबकि अन्य बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये उनके 62% होती है। तो भारत का R&D पेटेंट भी आपको यहां पर कम है और R&D में यहां पर बोला गया है कि आपको अधिक से अधिक निवेश करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है इस साल के इकोनॉमी सर्वे में। इसके बाद R&D में निजी निवेश और भारत की संभावना का पता लगाने के लिए कहा बोल गया है कि यदि आपको भारत की विकास की संभावनाओं का सही अंदाजा लगाना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको निजी सेक्टर के द्वारा R&D पर खर्च करना होगा। इसके लिए उन्होंने बोला कि भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र R&D में यहां पर 37% निवेश करता है, जबकि विश्व की 10 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा यह 68% है। भारतीय सरकार के द्वारा 56% R&D में निवेश किया जाता है, जो विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का 3 गुना है। और जीडीपी यहां पर 0.65% पूरे टोटल जीडीपी का है जो R&D में। भारत में यहां पर जो नीतियां हैं वो R&D के दृष्टिकोण से आपकी सरल हैं, इसके बावजूद यहां पर आपने निवेश को बढ़ावा नहीं मिलता है, तो इस पर काम करने की आवश्यकता है। वित्तीय विकास को लेकर भी इस साल के बजट में कुछ बातों को स्पष्ट किया, सॉरी इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में चीजों को स्पष्ट किया गया। वित्तीय विकास में क्या बातें कही गई कि बेहतरीन राजकोषीय उपाय, व्यय नीति का उद्देश्य, कमजोर तबकों को जरूरी सहायता, लॉकडाउन खुलने के पश्चात पूंजीगत व्यय में कुल मांग बढ़ाने पर जोर और टैक्स प्रबंधन सुधार तथा टैक्स संग्रहण, यहां पे जीएसटी में वृद्धि। तो यहां पे जो सबसे बातों को स्पष्ट किया गया, वित्तीय स्तर पर कहीं ना कहीं जो सबसे अधिक प्रभाव पड़ा कोविड-19 महामारी के कारण वो था वित्तीय स्तर पर, क्योंकि सभी प्रकार की चीजों को बंद किया गया, लॉकडाउन लगाया गया, व्यापार, निर्माण, आयात निर्यात हर चीज को यहाँ पे प्रतिबंधित किया गया और इसके कारण कहीं ना कहीं सबसे जो बड़ा प्रभाव पड़ना था वो वित्तीय स्तर पे पड़ना था। और इसीलिए जब आर्थिक सर्वेक्षण किया गया तो वहां पे ये पता चला कि कहीं ना कहीं भारत को हर एक चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, खासकर उसके वित्तीय सुधार करने की हमें सबसे बड़ी आवश्यकता है। और इसके लिए यहां पर बेहतरीन राजकोषीय नीति, यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि भारत सरकार के द्वारा जो राजकोषीय नीति लॉकडाउन के समय अपनाई गई वो बहुत ही बेहतरीन आपको राजकोषीय नीति रही, जिसका कारण ये बताया गया कि सरकार ने सबसे पहले जो अपना व्यय किया, साथ ही जब लॉकडाउन हमारा लगा तो वहां पर सरकार की राजकोषीय नीति में जो व्यय किया गया वो उसका मूल उद्देश्य था जो कमजोर तबके के लोग हैं उनको यहां पर जरूरी सहायता उपलब्ध कराना, उनके जीवन की रक्षा करना, उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। लेकिन जैसे ही अर्थव्यवस्था धीरे धीरे यहां पर लॉकडाउन समाप्त होता है, कोविड-19 हमारा जो होता है नियंत्रण में आता है और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को ओपन किया, तो सरकार ने इसे शिफ्ट कर दिया पूंजीगत क्षेत्रों में निवेश को बढ़ावा देने को लेकर और वित्तीय स्तर पर जो होती है इनकम को यहां पर जनरेट करने को लेकर। तो एक बेहतर पॉलिसी थी जहां पहले आपको मानवीय जीवन को यहां पे प्राथमिकता दी गई राजकोषीय नीति के तहत, वहां पर उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया गया। वहीं दूसरे चरण में उन्होंने पूंजीगत अर्थव्यवस्था के माध्यम से लोगों के यहां पर सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर ध्यान दिया, जो कि राजकोषीय नीति के तहत बहुत ही संतुलित और बेहतर राजकोषीय नीति यहां पर कही जा सकती है। इसके बाद यहां पर भारत सरकार के टैक्स प्रबंधन में सुधार करने की भी यहां पर आवश्यकता पर जोर दिया गया। तो क्योंकि जीएसटी के कारण जब से जीएसटी आपका लगा है तो उसमें आपको टैक्स संग्रहण में कैसे सुधार करना है, क्योंकि जीएसटी लागू करने समय यह बोला गया था कि एक बड़ी मात्रा में यहां पर आपको कर का संग्रह होगा और प्रतिवर्ष होगा। तो यहां पर जो बड़ी मात्रा में कर का संग्रह होना है उस आंकड़े को प्राप्त करने के लिए आपको जीएसटी स्तर पर भी सुधार करने की आवश्यकता पर यहां पर बल दिया गया है। चलिए अब बात करते हैं सेवा सेक्टर को लेकर इस साल के इकोनॉमी सर्वे में क्या बातें स्पष्ट की गई हैं। तो सेवा सेक्टर को लेकर जो सुधार या सुझाव दिए गए हैं, सबसे पहली बात यहां पर देखिए कहा गया कि 2020-21 की पहली छमाही में सेवा सेक्टर में 16% की यहां पर आपको रिकवरी देखी गई। ठीक है, 16% की यहां पर आपको संकुचित अवस्था में देखने को मिला। सबसे पहले वहां पर जैसे ही आपका लॉकडाउन लगा तो सेवा सेक्टर में भी गिरावट देखने को मिला, कितना 16%। उसके बाद लॉकडाउन खुलने के पश्चात यहां पर वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिली, जिसके कारण यहां पर 34% की ग्रोथ देखने को मिली। अर्थात 16% की गिरावट और 34% की ग्रोथ के कारण यहां पर क्या है, सेवा सेक्टर में आपको वी शेप्ड रिकवरी देखने को मिलती है। साथ ही यहां पर रेल, मालगाड़ी और सेवा के प्रबंधन, यातायात, बंदरगाह के क्षेत्रों में यहां पे जो सबसे ज्यादा जो सुधार देखने को मिला वी शेप्ड रिकवरी के दौरान वो 3 सेक्टर में देखने को मिला। एक था आपका सेवा के प्रबंधन सूचकांक, रेल, मालगाड़ी और यातायात, बंदरगाह के क्षेत्रों में ये रिकवरी आपको ज्यादा देखने को मिली। साथ ही यहां पर जहाजों का जो टर्न अराउंड था वो भी आपका हाफ हो गया है। आपको 12 स्टार्टअप कंपनियों को यूनिकॉर्न के तौर पे यहां पर आपको पिछले 1 साल में आपको सम्मिलित हुए हैं।
तो इस तरीके से यहां पर आपको देखा गया तो सेवा सेक्टर के क्षेत्र में भारत के स्तर पर जो सुधार देखने को मिला है लॉकडाउन के बाद, वहां पर आपको इकोनॉमी सर्वे में उसे भी स्पष्ट बताया गया किस तरीके से आपको गिरावट हुई है और किस तरीके से आपकी रिकवरी हुई है। इसके बाद बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर भी इस साल के बजट में बातों को स्पष्ट किया गया। इस साल के इकोनॉमिक सर्वे में कुछ बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर जिस तरीके से काम किया गया और जिस तरीके से यहां पर आवश्यकता थी उसके अनुरूप यहां पर कुछ सिफारिशें भी की गई। जैसे कि बताया गया कि 2012 के मुकाबले 2018 में लोगों के पास जल, आवास, स्वच्छता और माइक्रो पर्यावरण जैसी अन्य सुविधाएं यहां पर पहले से बेहतर हो गई हैं। लोगों के पास 2012 की तुलना में 2018 में आपको मूलभूत जो सुविधाएं उनको प्रदत्त होनी चाहिए उसमें आपको सुधार देखने को मिला है। साथ ही यहां पर देश के सभी राज्यों तक पहुंच में सुधार हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं किसी एक राज्य में, पहले क्या होता था, एक असंतुलित विकास हमें देखने को मिलता था कि राज्य भारत में जो अलग अलग राज्य हैं उनमें से कुछ राज्यों का विकास तो लगातार हो रहा होता है, लेकिन कुछ क्षेत्र जो होते हैं लगातार राज्य जो होते हैं वो पिछड़े ही बने रहते हैं। तो यहां पर इकोनॉमिक सर्वे में ये बात स्पष्ट की गई है कि जो देश के सभी राज्यों तक जो सुधार है वो पहुंचा हुआ दिखाई देता है, अर्थात सभी राज्यों में सुधारगत स्थितियां आपको देखने को मिली हैं। साथ ही बुनियादी जरूरतों तक पहुंच में राज्यों के जो मध्य अंतर था वो भी आपको घटता हुआ दिखाई दिया है कि मूलभूत आवश्यकताएं ऐसा नहीं सिर्फ महाराष्ट्र वालों के नागरिकों के पास है या यूपी वाले के पास है, ये हर एक राज्यों के नागरिकों के पास है, चाहे वो उड़ीसा हो, नॉर्थ ईस्ट हो, दक्षिण भारत के राज्य हो या आपको उत्तरी क्षेत्र के राज्य हो। तो यहां पर सभी राज्यों के मध्य जो होता था आपका जरूरत की जो वस्तुएं हैं, बुनियादी जो आवश्यकताएं हैं, वहां पर उनके मध्य जो अंतर था वो इसमें घटता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही एक चीज और जो बहुत जरूरी था, जो लगातार हम जब अर्थव्यवस्था को पढ़ते हैं तो इस बात को स्पष्ट किया जाता है, शहरी वर्सेस ग्रामीण, शहरी वर्सेस ग्रामीण की जो अवधारणा यहां पर रही है, इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में यहां पर उसको भी यहां पर स्पष्ट किया गया कि जो ग्रामीण और शहरी के मध्य जो अंतर रहता था, यहां पर देखा जाए तो इस बार ग्रामीण और शहरी इलाकों में संपन्न परिवारों के मुकाबले गरीब परिवारों तक पहुंच बढ़ी है। अर्थात कि शहरी क्षेत्रों के बजाय यहां पर गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों तक जो आवश्यकताएं थी उनको तक पहुंचाने के लिए, उन तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पहले से बेहतर प्रयास किया गया और उसका इफेक्ट ये दिखाई देता है कि शहरी और ग्रामीण के मध्य जो अंतर था, अमीर और गरीब के मध्य जो अंतर था, वहां कहीं ना कहीं गरीब को एक सेंटर स्टेज पर आपको लाते हुए देखा गया, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति पर यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देते देखा गया। इसके अतिरिक्त बुनियादी आवश्यकताओं के तहत स्वास्थ्य को भी यहां पे सम्मिलित किया गया है और जैसे कि देखा जाए कि कोविड-19 के कारण कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ा जो इंपैक्ट आपको पड़ता हुआ दिखाई देता है वो स्वास्थ्य क्षेत्र पर पड़ता हुआ दिखाई देता है कि लोगों को स्वास्थ्य के स्तर पर किस तरीके से ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए यहां पर यह भी बोला गया है कि स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार की आपको आवश्यकता है। साथ ही साथ यहां पर जो परिवारों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं हैं उन तक आपको पहुंच आपको बढ़ाने की भी आवश्यकता है। बीमा जैसी सुविधाएं हैं वो आपको प्रदत्त होनी चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी जो आयुष्मान भारत जैसी योजनाएं हैं उसके माध्यम से यहाँ पे लाभ आपको होता हुआ दिखाई देता है, परिवारों तक यहाँ पर उसकी सुविधाएं मिलती है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं भी पहुंचाने में कहीं ना कहीं सरकार आपको पहले से ज्यादा सफल रही है। इसके अतिरिक्त बेहतर पहुंच के कारण भविष्य में शिक्षा संकेतकों में भी सुधार के सीधे संबंध को भी यहाँ पर दर्शाया गया है। यदि कहा गया कि जिस तरीके से सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, सुधार हर एक क्षेत्र में किए जा रहे हैं, शिक्षागत स्तर पर भी, शिक्षा के क्षेत्र पर भी इसका सीधा संबंध पड़ता हुआ दिखाई देगा। और जैसे नई शिक्षा पॉलिसी आपको लाई जा रही है उसके माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी तरीके के आपको सुधारों की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से नई पीढ़ी एक शिक्षित युवा पीढ़ी के तौर पर विकसित हो सके, जो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान यहां पर दे सके। तो ये तो हो गया इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में बुनियादी आवश्यकताओं को लेकर स्पष्ट की गई बातें। अब इसके बाद यहां पर आता है भारत की सॉवरेन क्रेडिट बनाम बुनियादी आर्थिक ढांचा। ठीक है, तो यहां पर इसको लेकर क्या बातें स्पष्ट की गई हैं, जैसे कि इसमें कहा गया है कि भारत की जो स्थिति है, ठीक है, अब तक कोई भी सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं किया गया। सबसे अच्छी बात है यहां पर देखिए, सॉवरेन क्रेडिट किसी भी देश के अर्थव्यवस्था में उसको क्रेडिट क्या होती है, ऋण लेने की क्षमता। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा जब विदेशी ऋण प्राप्त करना होता है तो वहां यह देखा जाता है कि सरकार की क्रेडिट रेटिंग कैसी है।
तो यहां पर भारत की क्रेडिट रेटिंग कैसी है, इसका अंदाजा आपको कैसे लगेगा? तो इस साल के इकोनॉमी सर्वे में इसे स्पष्ट किया गया कि पहली चीज, भारत की जो क्रेडिट रेटिंग है, भारत की जो स्थिति है वर्तमान समय में, भारत कभी भी कोई भी सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं करे। सॉवरेन अर्थात जो सरकार के द्वारा लिया जाने वाला ऋण है, तो सरकार ने कभी भी डिफॉल्ट नहीं किया। डिफॉल्ट का मतलब क्या हुआ कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि तय समय पर सरकार को जो भी ऋण या ब्याज दर किसी को आपको चुकाना है, उसे लौटाने में सरकार कभी असमर्थ रही हो। तो सबसे अच्छी उनकी जो हिस्ट्री बताती है, सरकार कभी भी यहां पर कोई उनको सॉवरेन डिफॉल्ट नहीं है। दूसरा, विदेशी मुद्रा कर्ज का स्तर अत्यंत कम रहा है, अर्थात सरकार के द्वारा जो जीडीपी के मुकाबले जो विदेशी ऋण लिया जाता है, उनका स्तर जो है अभी वर्तमान समय में काफी कम है। तीसरा, देश में पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार अर्थात जो फॉरेक्स रिजर्व है वो भी पर्याप्त है। इतना पर्याप्त है कि आगे आने वाले 6 से 8 महीनों का हम यहाँ पर कोई भी आयात जो होते हैं यहाँ पर कर सकते हैं। तो अर्थात पर्याप्त मात्रा में आपके पास विदेशी मुद्रा भंडार भी है। इसके अलावा अब बताया गया कि आर्थिक समीक्षा के दौरान, इस आर्थिक समीक्षा में लेकिन कुछ अनुशंसाएं भी की गई हैं। क्या की गई हैं? कहा गया कि भारत की राजकोषीय नीति सदैव यहां पर बुनियादी आर्थिक ढांचे के अनुरूप ही नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहां पर साथ साथ सामाजिक और अन्य प्रकार के कल्याण पर भी वहां पर फोकस होनी चाहिए। अब आपको चलिए बताते हैं, यदि किसी भी क्षेत्र की या सरकार की यहां पर क्रेडिट रेटिंग का हम कैसे निर्धारित करते हैं, सरकार की क्रेडिट रेटिंग हम कैसे निर्धारित करते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था की क्रेडिट रेटिंग हम कैसे निर्धारित करते हैं, उसके क्या मानक होते हैं। जैसे कि AAA किसी को दे दिया गया, AA दे दिया गया, A दिया गया, BBB प्लस है, BBB माइनस है, CCC है। तो इस तरीके से जो क्रेडिट रेटिंग आपको निर्धारित की जाती है, क्रेडिट रेटिंग निर्धारित करने का आधार क्या है? तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मुद्रास्फीति देखी जाती है। मुद्रास्फीति अर्थात इन्फ्लेशन को देखा जाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन कितना है, जीडीपी के मुकाबले कितना, वहां पर लोगों को खरीद फरोख्त करने की प्रक्रिया के दौरान उनकी कितना, कोई भी सामान खरीदने कितना आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है, कितना वहां पर पूंजी वहां पर खर्च करनी पड़ती है। तो यहाँ पे इन्फ्लेशन कितना है। दूसरा, जीडीपी के कितने % सरकारी ऋण है। दूसरा जो आधार है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, जीडीपी है, उसके मुकाबले सरकार ने कितने %, जीडीपी के कितने % यहां पर बाहर से ऋण लिया हुआ है। चक्रीय समायोजित प्राथमिक संतुलन जीडीपी का कितने % है यहां पर। चालू घाटा अर्थात करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पर कितना है जीडीपी के मुकाबले। राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है, अर्थात सरकार 5 साल के लिए है या हर साल बदल रही है, सैन्य तख्ता पलट हो रहे हैं, ऐसी चीजें तो नहीं है। कानून व्यवस्था कैसा है, क्या रूल्स रेगुलेशन हैं और उसके अनुरूप यहां पे कार्यविधियां संचालित होती हैं। यदि लोग उनका उल्लंघन करते हैं, क्या उनको सजा हो रही है। तो यहां पे कानून व्यवस्था, रूल्स रेगुलेशन है या नहीं है। इसके अलावा भ्रष्टाचार नियंत्रण को लेकर सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की जाती है, किस तरीके की पॉलिसीज हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर यहां पर सरकार के द्वारा क्या क्या यहां पे पॉलिसी बनाई गई है, इस कानूनों को कैसा रखा गया है, निवेश कैसे आकर्षित करते हैं, व्यापारियों के लिए किस तरह की आपकी सुविधाएं आप प्रदत्त कराते हैं। लघु अवधि के विदेशी ऋण, आपके जो फॉरेक्स रिजर्व है उसके अनुपात में जो सरकार के द्वारा लघु अवधि के जो ऋण लिए जाते हैं वो कितना है, वो कितने % है। और रिजर्व पर्याप्तता अनुपात आपके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कितनी पर्याप्त है, कितने समय के लिए पर्याप्त है, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, 12 महीने, साल भर, कितने समय तक के लिए। और क्या आपका कोई भी सॉवरेन डिफॉल्ट इतिहास रहा है या नहीं रहा है। तो इस तरीके से हम जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या जो क्रेडिट रेटिंग आपको जारी की जाती है, जैसे क्रेडिट रेटिंग कुछ एजेंसियां हैं, जैसे मूडीज के द्वारा जारी की जाती है, स्टैंडर्ड पुअर्स के द्वारा जारी की जाती है, फिच के द्वारा जारी की जाती है, भारत में यहाँ पर केयर है, ठीक है, क्रेसिल है। तो इस तरह की कई सारी एजेंसियां हैं जो क्रेडिट रेटिंग आपको जारी करती हैं। तो क्रेडिट रेटिंग जो जारी करने के मानक हैं आपको समझ में आ गया। इस आधार पर किसी भी देश की जो होती है हम क्रेडिट रेटिंग जारी करते हैं। क्या क्या हो गया, एक बार फिर से देख लीजिए। मुद्रास्फीति, जीडीपी के कितने % सरकारी ऋण, चक्रीय समायोजित प्राथमिक संतुलन जीडीपी का कितने % है, चालू खाता घाटा जीडीपी का कितने % है, राजनीतिक स्थिरता, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार नियंत्रण, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, लघु अवधि के विदेशी ऋण आपके रिजर्व के अनुपात में कितना है, रिजर्व पर्याप्तता अनुपात और सॉवरेन डिफॉल्ट इतिहास। इन सारे आधारों पर हम क्या निर्धारित करते हैं, आपका क्रेडिट रेटिंग। चलिए अब इसके बाद इस साल के कोविड-19 का क्योंकि सबसे ज्यादा प्रभाव रहा और इसका सीधा सा आपको प्रभाव जब आप आर्थिक सर्वेक्षण को पढ़ते हैं तो वहां पर सीधा स्पष्ट दिखाई देता है कि जो भी चीजों के बारे में चर्चा की गई है उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र बिंदु जो है वो आपका कोविड-19 है।
तो कोविड 19 के लेकर यहां पर नीतिगत कुछ उपायों की यहां पर बात की गई। क्या क्या? पहला, यह बताया गया कि किस तरीके से जीवन और आजीविका को बचाने पर सबसे पहले सरकार का ध्यान रहा, और इसका फायदा एक ये था कि कहीं ना कहीं एक शताब्दी में इस तरीके की आपके महामारी की स्थिति आपको देखने को मिलती है, जैसे कि स्पेनिश फ्लू के आपने देखा था 1919, 20, 21 के दौरान स्पेनिश फ्लू की घटनाएं आपको घटित हुई थी, और उस दौरान भी यहां पर महामारी ने वैश्विक स्तर को प्रभावित किया था, लाखों लोगों की मृत्यु हुई थी। तो यहां पर स्पेनिश फ्लू से मिले सबक को भारत के विशिष्ट परिस्थितियों से निपटने के लिए इस्तेमाल किया गया, अर्थात कि जो हिस्ट्री आपको बताती है जिस तरह की महामारी के दौरान आपको किस तरीके से निपटना चाहिए, उसका फायदा उठाकर भारत ने लॉकडाउन लगाया, लोगों को सुरक्षित रखा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति की, लोगों को घर में रहने के लिए प्रोत्साहित किया, जॉब वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं प्रदान कराई, डिजिटल आपको एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया, डिजिटल लेन देन को आपको विकसित किया। तो इस तरीके से यहाँ पर जो आधार जो चीजें विकसित की गई, एक कह सकते हैं स्पेनिश फ्लू की अवधारणा के कारण यहाँ पर वर्तमान समय की स्थितियों से सबक लेकर हमने यहाँ पर काम करने को प्राथमिकता ज्यादा दी है। अल्पावधि की हानि और दीर्घावधि के लाभ को यहां पर सुनिश्चित किया गया। जो पॉलिसी रही कोविड 19 के दौरान कि सबसे पहले अभी हाल फिलहाल में हमें जो नुकसान हो रहा है हम सह लेंगे, कोई बात नहीं, व्यापार का थोड़ा बहुत नुकसान और हो रहा है, लेकिन हमें मानव पूंजी को संरक्षित करना है, क्योंकि यदि हमारे पास मानव पूंजी रहेगी तो हम फ्यूचर में जब हमारा काम शुरू होगा वो मानव पूंजी उसी उत्साह से काम करेगी और हम अपनी ग्रोथ को वहां पर वापस से प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यदि मानव पूंजी का ह्रास हो गया तो हम उसे रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो यहां पर जो फॉर्मूला अपनाया गया कि अल्पावधि हानि और दीर्घावधि लाभ को यहां पर प्राथमिकता दी गई, ये आपको यहां पर स्पष्ट किया गया है आर्थिक सर्वेक्षण। साथ ही यहां पर रणनीतिक नीति निर्माण को भी अगर देखा जाए, रणनीतिक स्तर पे यहां पर काम किया गया कि यहां पर देखिए वर्तमान समय में यहां पर सबसे पहला जो काम है लोगों को सुरक्षित रखना, उसके बाद स्लोली यहां पर वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देना, अर्थात घर से ही काम को प्राथमिकता देना। तीसरा यहां पर आपको सुविधाओं के साथ कि कोविड 19 के लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अप्लाई करना, और चौथा फिर यहां पर लोगों को जागरूक करना, प्रचार प्रसार करना, और जितना संभव हो सके लोगों को एक दूसरे से दूरी बनाकर काम करने को प्रोत्साहित करना। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहां पर अन्य चीजों को आसान बनाया गया और कई प्रकार की छूट दी गई। निवेश को आकर्षित करने के लिए यहां पर ब्याज दर इत्यादि को सस्ता किया गया, रेपो रेट इत्यादि को। तो यहां पर देखा जाए सरकार ने रणनीतिक स्तर पर चरणबद्ध तरीके से यहां पर अर्थव्यवस्था को वापस से गतिमान करने के लिए काम किया है, और उसके साथ साथ लोगों की जीवन को रक्षा करने के लिए वहां पर उनको सबसे पहले लॉकडाउन के माध्यम से घर में रहने, और उसके बाद कोविड 19 के वैक्सीनेशन के लिए सरकार के द्वारा यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी को वैक्सीन लगाने की यहां पर प्राथमिकता। और उसके बाद जो लोग नहीं लगा रहे थे, जो शंका से ग्रसित थे, वहां पे एक अनिवार्यता का कानून लागू कर दिया गया, जिसके ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग नहीं लगवा रहे थे उनके लिए बोल दिया गया कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सुविधा आपको नहीं मिलेगी जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवाते हैं। तो इस तरह के शहरी क्षेत्रों में जैसे कि कंपनी इत्यादि में आप काम कर रहे हैं, आपको सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो वहां पे ये बोल दिया गया आप काम पर तब तक वापस नहीं आ सकते हैं जब तक आप वैक्सीन नहीं लगवा के आते हैं। तो इस तरह की चीजें लागू कर दी कि अनिवार्य तरीके की सबको वैक्सीन सब लोग लगवाएं, सुनिश्चित करें। एक रणनीतिक तरीके से इस पर काम किया गया। चलिए, इसके बाद यहां पर कृषि क्षेत्र से संबंधित भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने की भी बात इसमें स्पष्ट की गई, जिसमें कोविड 19 के महामारी के दौरान कृषि और संबद्ध गतिविधियों में 2020-21 में स्थिर मूल्यों पर 34% की वृद्धि दर्ज की गई। साथ ही नए कृषि कानून को लागू किया गया, 3 नए कृषि कानून लेकर आए गए। देश के सकल मूल्य वर्धन में 2019-20 में कृषि का संबंधित गतिविधियों का योगदान 17.8% रहा। साथ ही विश्व का लगभग 2.5% कृषि भारत के द्वारा यहां पर निर्यात किया गया। तो यहां पर कृषि क्षेत्र में भारतीय अर्थव्यवस्था का जो डेटा रहा आपको इकोनॉमी सर्वे में उसे स्पष्ट किया गया। अब यहां पर देखिए इकोनॉमी सर्वे में कुछ डेटा दिए गए थे, इंपॉर्टेंट डेटा जो कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। डेटा क्या क्या है, तो यहां पर देखिए आर्थिक सर्वेक्षण ने क्षेत्रवार यहां पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें आपके उत्पाद और उससे संबंधित उत्पादन वर्ष हैं, विषय क्या है, किन किन विषयों के बारे में चर्चा करेंगे, और साथ ही यहां पर उत्पादन वर्ष उसका क्या रहा है, पिछले 4 सालों में यहां पर किस तरह की स्थितियां रही हैं। तो देखिए यहां पे सबसे पहले 2017-18, 18-19, 19-20 और 20-21 4 साल का यहां पे डेटा आपके लिए रखा गया है। अब यहां पर किस चीजों के बारे में बात करें तो एक एक यहां पे तथ्यों पर ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला यहां पर है सेवा क्षेत्र में वृद्धि। सेवा क्षेत्र में वृद्धि के बारे में अगर हम सबसे पहले खाद्यान्न उत्पादन है, खाद्यान्न उत्पादन की यहां पर चर्चा करते हैं। तो इकोनॉमी सर्वे में बताया गया कि 2017-18 में जहां पे खाद्यान्न उत्पादन 280 मिलियन टन था, वहीं पर 2018-19 में ये 285.2 मिलियन टन रहा।
इसके बाद 2019-20 में ये 296.7 मिलियन टन और 2020-21 में अभी सिर्फ पहले तिमाही का अनुमान है जिसमें बोला गया है 144.5 मिलियन टन का। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपका जो खाद्यान्न उत्पादन है, अगर हम पहले 3 सालों, क्योंकि 2020-21 का भी पूरा डेटा आपको नहीं मिला है, लेकिन अगर हम 2017-18, 18-19, 19-20 का देखें तो खाद्यान्न उत्पादन में भारत ने लगातार ग्रोथ की है। पहले 2017-18 में जहां 280 था, 2018-19 में 285 और 2019-20 में 296 मिलियन टन है, और यहां पर देखा जाए तो शायद 2020-21 में 300 मिलियन टन को भी क्रॉस कर जाएगा। इसके बाद अगला है सेवा क्षेत्र में वृद्धि को लेकर। सेवा क्षेत्र में वृद्धि की बात की गई तो यहां पर देखिए ये 6.9% आपको 2017-18 में रहा, वहीं 2018-19 में ये 7.7%, 2019-20 में ये 5.5% कोविड-19 के इंपैक्ट आपको दिखने लगा है, और 2020-21 में -8.8%, जो सबसे ज्यादा प्रभाव आपको दिखाई देता है, -8.8% आपकी सेवा क्षेत्र में गिरावट आपको बड़े स्तर पर देखी गई। इसके बाद महंगाई की स्थिति आपको WPI होलसेल के आधार पर और साथ ही साथ यहां पर CPI के आधार पर बताई गई है। WPI के आधार पर ये पहले आपको 2017-18 में 3%, 2018-19 में 4.3%, 2019-20 में ये 1.47% और 2020-21 में -0.11% यहां पर आपको WPI की महंगाई की स्थिति देखी गई। इसी तरह के CPI में 3.6% 2017-18 में, 3.4% 2018-19 में, 4.8% 2019-20 में और 6.6% आपका 2020-21 में अनुमान लगाया गया है। इसके बाद कृषि और उससे संबंधित क्षेत्रों में विकास की स्थितियां कैसी रही हैं, तो कृषि और उससे संबंधित क्षेत्र जो हैं, जैसे कि 2017-18 में बताया गया कि इसमें जो ग्रोथ आपको देखने को मिली वो 5.9% थी, लेकिन अगले वित्तीय वर्ष में 2018-19 में इसमें गिरावट देखने को मिली और 2.4% ये रह जाती है। 2019-20 में एक बार फिर से इसमें आपको वृद्धि देखने को मिली और यहां पर ये 4% की यहां पे ग्रोथ देखने को मिली, लेकिन 2021 में एक बार फिर से इसमें गिरावट देखने को मिली और ये 3.4% रह गई है। इसके बाद विदेशी मुद्रा भंडार की जो स्थिति है उसका भी यहां पे आंकड़ा दिया गया, जिसमें 424.4 US बिलियन डॉलर आपका 2017-18 में था, 411.9 US बिलियन डॉलर 2018-19 में, 475.6 US बिलियन डॉलर 2019-20 में और 586.1 US बिलियन डॉलर 2020-21 में अनुमान जो बताया गया है। वर्तमान समय में देखें तो 650 मिलियन डॉलर तक यहां पे करीब करीब हो चुका है। इसके बाद औद्योगिक वृद्धि की भी यहां पे डाटा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि ग्रॉस वैल्यू एडेड के आधार पर जो आपका 2017-18 में जो आपका औद्योगिक क्षेत्र में वृद्धि देखने को मिली वो 6.3% थी। अगले वर्ष यहां पर वित्तीय वर्ष में 2018-19 में 4.9%, 2019-20 में 0.9% और 2020-21 में इसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और -9.6% आपके यहां पर ग्रोथ रेट आपको औद्योगिक क्षेत्र में रही। चालू खाता घाटा भी यहां पर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। चालू खाता घाटा देखें तो -1.8% था आपका 2017-18 में, -2.1 था 2018-19 में, -0.9% था 2019-20 में, लेकिन यहां पे ये सरप्लस की स्थिति में आता है 3.1, क्योंकि निर्यात आपको बंद कर दिया गया, आयात भी आपको बहुत यहां पर भारत सरकार द्वारा मेडिसिन और चीजों का बड़े स्तर पर किया जाने लगा, तो यहां पर आपको करंट अकाउंट डेफिसिट यहां पे सरप्लस की स्थिति में 3.1% दिखाई देता है। इसके बाद वित्तीय घाटे की स्थितियां, वित्तीय घाटे की स्थितियों की बात करें तो ये रहा आपका 2017-18 में 3.5%, 2018-19 में 3.4%, 2019-20 में 4.6% और 2020-21 में ये 3.5% यहां पर आपको जीडीपी के अकॉर्डिंग आपको ग्रोथ रेट इसमें दिखाई देता है। और एट द लास्ट यहां पे जीडीपी की वृद्धि दर कितनी रही उसका भी डेटा यहां पे दिया गया, जिसमें बताया गया कि 2017-18 में जीडीपी वृद्धि दर रही 7%, उसके बाद यहां पर देखा जाए 2018-19 में 6.1%, 2019-20 में ये 4.2% और 2020-21 में गिरकर -7.7% की जीडीपी ग्रोथ रेट देखने को मिली। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण में सभी प्रकार का जो डेटा था वो यहां पे प्रस्तुत किया गया, जिसमें आपको खाद्यान्न उत्पादन, सेवा क्षेत्र में वृद्धि, महंगाई, आपको WPI, CPI, कृषि संबंधित क्षेत्रों, उद्योग, विदेशी मुद्रा भंडार, चालू खाता घाटा, वित्तीय घाटा और जीडीपी को लेकर जो भी डेटा थे वो यहां पर आपको दे दिए गए हैं। अगर इकोनॉमी सर्वे से रिलेटेड इस तरह कोई भी प्रश्न पूछा जाए, इकोनॉमी सर्वे में वित्तीय घाटा कितने % दिखाया गया है, चालू खाता घाटा की क्या आशंका है, या आपको जीडीपी वृद्धि दर कितनी है, इन डेटा को आप यहां पे प्रयोग कर सकते हैं।
चलिए एट द लास्ट कुछ और पॉइंट को यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पे गरीबी उन्मूलन के लिए समृद्धि दर पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इकोनॉमिक सर्वे में कुछ सिफारिशें की गई, जैसे कि कहा गया कि गरीबी उन्मूलन के लिए काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कोविड-19 ने सबसे ज्यादा जो प्रभाव बनाया है वो कई सारे लोगों के रोजगार छीनने के कारण वो गरीबी उन्मूलन, गरीबी की जो समस्या है वो और भी बढ़ गई है। इसलिए कहीं ना कहीं हमें गरीबी उन्मूलन पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य क्षेत्र में यहां पर एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में यहां पर उभरा है और यहां पर सरकार को और भी ज्यादा निवेश करने की आवश्यकता है। आयुष्मान भारत योजना को यहां पर और भी बड़े स्तर पर लागू करना चाहिए, सभी को यहां पर इसके साथ जोड़ा जाने की आवश्यकता है, क्योंकि इसका प्रभाव एक सकारात्मक प्रभाव के तौर पर इस दौरान हमें देखने को मिला। पर्यवेक्षण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना, मजबूत तंत्र के साथ उत्तरदायित्व कार्य, यहां पर आपको बैंकों की संस्थाओं को मजबूत करना, उनकी वित्तीय लेन देन की प्रक्रिया, लोन इत्यादि को वहां पर देने की स्थितियों में पारदर्शिता के साथ एक मजबूत आपको बैंकिंग प्रणाली की आवश्यकता है, जो इस तरह की कोविड-19 के इंपैक्ट के दौरान अर्थव्यवस्था को यहां पर मजबूत बनाए रखें। तो इस तरीके से यहां पर ये कुछ सिफारिशें की गई हैं आपको इकोनॉमी सर्वे 2020-21 में। तो ये हो गया आपको इकोनॉमी सर्वे यहां पे खत्म। इकोनॉमी सर्वे 2020-21 से संबंधित जो भी प्रमुख तथ्य हैं, घटनाएं रहीं, जो भी सिफारिशें रहीं, जो भी डेटा रहा, जो भी समस्याएं रहीं, जो भी सुधारगत स्थितियां रहीं, वो हमने यहां पर देख लिया। अब इसी तरीके से एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जहां से क्वेश्चन आपको हर साल पूछता है, वो है आपका केंद्रीय बजट 2021-22। हर साल के बजट से कोई ना कोई प्रश्न आपको आता ही आता है और इसलिए यहां पर इसको भी आप ध्यान से पढ़ लीजिए। एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिए, एक बार आप अपने साथ पढ़ सकते हैं। सबसे पहली चीज, इस साल के बजट का सबसे जो अच्छी चीज थी वो पेपरलेस बजट यहां पे प्रस्तुत किया गया। क्या? तो 2020-21-22 का बजट आपका पहला बजट है जो एक पेपरलेस बजट के तौर पे यहां पे प्रस्तुत किया गया 1 फरवरी 2021 को, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा ये आपका बजट प्रस्तुत किया गया। दूसरी जो खास बात थी, इस साल का जो बजट था वो 6 पिलर पे आधारित रहा। कितने? 6 पिलर पे आधारित बजट प्रस्तुत किया गया। ये 6 पिलर कौन से थे? तो पहला है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, दूसरा है वित्तीय पूंजी, तीसरा है समावेशी विकास, चौथा है मानव पूंजी, पांचवा है नवाचार और R&D, और छठा है न्यूनतम हस्तक्षेप। सरकार के द्वारा इन 6 स्तरों पर इस बार का पूरा बजट जो होता है वो प्रस्तुत किया गया, और साथ ही साथ यहां पर कोविड-19 के बाद रिकवरी की ओर भारतीय अर्थव्यवस्था है, इसको लेकर भी वहां पर उन्होंने जानकारी दी है कि कोविड-19 की परिस्थितियों के बाद किस तरीके से हमने रिकवर किया है और किस तरीके सरकार ने आगे के प्लान उसके क्या है। तो सबसे पहले यहां पर है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जो यहां पे कार्य किए गए उसको लेकर इस साल के बजट में सारी बातों को स्पष्ट किया गया, जिसे 6 अलग अलग पॉइंट के माध्यम से बजट में यहां पर निर्मला सीतारमण जी ने स्पष्ट किया है। तो आत्मनिर्भर भारत अभियान में पहली बात यहां पर बताई गई, सरकारी सुधार को लेकर बातें स्पष्ट की गई। सरकारी सुधार में बताया गया कि जहां पर राज्य सरकारों के उधार लेने की सीमा को बढ़ाया गया है, वहीं साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का निजीकरण सरकार के द्वारा किया जा रहा है, खासकर ऐसे उपक्रम जो यहाँ की बीमार हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर सरकार को अपनी निवेश आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी इनका निजीकरण किया जा रहा है। दूसरा यहाँ पे तथ्य बताया गया, ऊर्जा को लेकर स्पष्ट किया गया। सरकार की ऊर्जा पॉलिसीज के तहत डिस्कॉम को नकदी सहायता प्रदान की गई है, विनियामक परिसंपत्तियों को यहाँ पर हटाया जा रहा है, और वाणिज्यिक कोयला खनन क्रॉस सब्सिडी इत्यादि की भी यहां पर सहायता आपको प्रोवाइड कराई गई है। सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत यहां पर सरकार ने आपके इस साल के बजट में बताया गया कि नेशनल डिजिटल हेल्थ ब्लूप्रिंट को तैयार किया जा रहा है, और उसके माध्यम से सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। मनरेगा के यहां पर के लिए अतिरिक्त आवंटन प्रदान किए जा रहे हैं, ताकि यहां पर लोगों को क्योंकि घरों से लोग अपने गांव चले गए हैं और इसलिए वहां पर नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न नहीं किए जा सकते, ऐसी स्थिति में उन लोगों को मनरेगा के माध्यम से रोजगार वहां पे प्रदान किया जाएगा अपने ही क्षेत्र में, और इसके लिए मनरेगा के लिए यहां पे अतिरिक्त आवंटन किया जा रहा है। प्रौद्योगिकी प्रेरित शिक्षा को प्राथमिकता, जिसमें डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और इसी के तहत यहां पर एक योजना है PM ई विद्या योजना को यहां पर आपको इसके माध्यम से डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही नेशनल फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी मिशन के माध्यम से साक्षरता और शिक्षा को यहां पर जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया जा रहा है। तो ये सामाजिक क्षेत्र में सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत कार्यों की गई घोषणाओं के बारे में चर्चा की गई। चौथा पॉइंट जो यहां पर आत्मनिर्भर भारत के तहत सम्मिलित किया गया वो है MSME सेक्टर और उद्योगों के बारे में। MSME सेक्टर के बारे में कहा गया
कि कारोबार के लिए संपार्श्विक ब्याज मुक्त ऋण, अर्थात यहां पर जो एमएसएमई सेक्टर को जो ऋण दिया जाता है उसमें आपको काफी कटौती की जा रही है, सस्ते दरों पे यहां पर ऋण उनको उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही साथ यहां पर एमएसएमई को वित्तीय सुविधा प्रोवाइड कराने के लिए एक अलग से हम एमएसएमई फंड की स्थापना करेंगे और उनको वहां पर उसके माध्यम से ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तीसरा, पीएम गरीब कल्याण योजना लागू की गई है, जो गरीबी उन्मूलन के दृष्टिकोण से गरीबों की यहां पर आपको सहायता की जाएगी। एमएसएमई को अधीनस्थ ऋण यहां पर उपलब्ध कराए जाएंगे। 200 करोड़ रुपए तक की निविदाओं को बंद किया जाएगा। सबसे यहां पे इंपॉर्टेंट बात यहां पर इस साल के बजट में घोषित किया गया कि यदि कोई भी योजना 200 करोड़ रुपए तक की यहां पर है, उसके लिए जो विदेशी आपको निविदाएं होती हैं, आपके फॉरेन टेंडर, अर्थात कोई विदेशी उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकता, वो सारे जो टेंडर होंगे भारतीयों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरीके से कहीं ना कहीं एमएसएमई सेक्टर को इसके तहत बढ़ावा देने की बात की गई। और साथ ही साथ यहां पर एमएसएमई की यहां पे परिभाषा में भी परिवर्तन कर दिया गया। जो निवेश, पूंजी और संचालन के आधार, टर्नओवर के आधार पर चीजें अलग अलग थी, उनको मिलाकर उन्होंने एक ही कर दिया। साथ ही सेवा सेक्टर के लिए और यहां पर विनिर्माण क्षेत्र के लिए यहां पर जो आपका एमएसएमई की आप लोग को अलग अलग परिभाषा थी, उसको भी उन्होंने समाहित करके एक ही कर दिया है। तो इस तरीके से एमएसएमई परिभाषा को भी यहां पर परिवर्तित किया गया। इसके बाद प्रवासी श्रमिकों के जीवन यापन के लिए और उनको जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं उनकी आसान बनाने के लिए इस साल के बजट में यह बताया गया कि एक राष्ट्र एक कार्ड, ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की योजना लागू की जाएगी, जिसके माध्यम से कोई भी श्रमिक कहीं भी जाकर के अपनी आवश्यकताओं की या सरकार के द्वारा जहां राशन से संबंधित आपको सुविधाएं आपको दी जा रही हैं वो आपको मिलेंगी, चाहे आप किसी भी राज्य में हो। एक ही कार्ड जो होता है वो पूरे देश में आपको अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा प्रवासियों को खाद्यान्न की मुफ्त आपूर्ति भी यहां पर की जाने की भी स्पष्टता की गई। छठी जो बात यहां पर स्पष्ट की गई है आत्मनिर्भर भारत अभियान में, वो है कृषि व संबद्ध क्षेत्रों को लेकर। यहां पर बताया गया कि किसानों को कंसेशनल क्रेडिट बूस्ट, कृषि अवसंरचना कोष के माध्यम से ऋण की सुविधा, किसानों के लिए आपातकालीन कार्यशील पूंजी की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, पशुपालन अवसंरचना का विकास करना, आवश्यक जिन्स अधिनियम में संशोधन करके मूलभूत आवश्यकताओं के मूलभूत खाद्यान्न आवश्यकताओं की पूर्ति करना और कृषि विपणन अर्थात व्यापार को लेकर वहां पे सुधारगत स्थितियों को लेकर नए कानून को लागू करना। तो कृषि और संबंधित क्षेत्रों को लेकर भी सरकार के द्वारा उनकी अवसंरचना, आपूर्ति, विपणन, बाजार, योजनागत स्थितियां और सुधारगत स्थितियां यहां पर आपको सरकार के द्वारा इस साल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लगातार प्रयास किए गए। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत बजट के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि हमने किन किन क्षेत्रों में क्या क्या कार्य किया है और क्या क्या हम सुविधाएं दे रहे हैं। अब यहां पर अलग अलग सेक्टर्स को लेकर इस साल के बजट में क्या घोषणाएं की गई हैं वो देखिए। सबसे पहले यहां पर देखिए स्वास्थ्य संबंधी समग्र दृष्टिकोण की यहां पर आवश्यकता पर इस साल के बजट में बल दिया गया। तो क्या क्या बातें प्रमुख रही? सबसे पहली चीज निवारक दृष्टिकोण, निदानात्मक यहां पे कल्याण को प्राथमिकता दी गई। लोगों को कोविड-19 से बचाने के लिए कोविड वैक्सीनेशन की सुविधा और साथ ही साथ यहां पे जागरूकता इत्यादि को प्रसार करना। दूसरा, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर के नया यहां पर मिशन लॉन्च कर दिया गया, पोषण 2.0। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरक पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान को मिलाकर नया कार्यक्रम जो बनाया गया उसे नाम दिया गया है मिशन पोषण 2.0। तीसरा यहां पर है पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत यहां पर 6 वर्षों में परिव्यय जो है 64,180 करोड़ रुपए रहा। स्वास्थ्य व कल्याण केंद्रों की यहां पर सहायता की गई, एकीकृत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की स्थापना की गई, क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक्स की स्थापना की गई। तो यहां पर पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन के तहत यहां पर जो जो कार्य किए गए उसको भी यहां पर स्पष्ट किया गया। साथ ही एनसीडीसी को सुदृढ़ करना, एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल का विस्तार करना। इस तरीके से स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार के द्वारा जो अब तक सुधार किए गए हैं उसकी जानकारी इस साल के बजट में दी गई। तो यहां पर मिशन देखिए, योजनाएं ध्यान रखिएगा, कई बार बजट में उल्लेखित योजनाएं और उससे संबंधित तथ्यों को लेकर एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि यहां पर उन्होंने कहा पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत मिशन, इसको लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या बजट में यहां पर बातें की गई हैं, तो इसको यहां पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद 2020-21 में कोविड-19 के लिए 35,000 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था की घोषणा की गई है। पूरे देश में सभी को वैक्सीन लगाए जाने को बात स्पष्ट की गई है और इसके लिए जो बजट राशि है वो करीब 2,23,846 करोड़ रुपए की यहां पे उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा। इसके बाद
अगला जो टॉपिक यहां पर है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को लेकर, यहां पर अगले टॉपिक में यहां पर क्या बजट रहा। तो 2021 से 26 के 5 वर्ष के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए की कुल वित्तीय आवंटन के साथ शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा कौन सा मिशन है, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च किया गया है और इसके लिए यहां पर 1,41,678 करोड़ रुपए है और ये 5 वर्षों के लिए जारी किया गया है। और इसकी अन्य विशेषताएं क्या हैं, संपूर्ण मल स्लज प्रबंधन करना, गंदे जल का संशोधन करना, स्रोत में ही कचरे को अलग अलग करना, सिंगल यूज प्लास्टिक में कमी करना, निर्माण व ढहाने की गतिविधियों से उत्पन्न मलबे के प्रबंधन से वायु प्रदूषण में कमी लाना, कचरा स्थलों का जैव उपचार करना। ये सारे प्रावधान किस योजना के तहत किए गए हैं, तो आपको शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के तहत। अगला यहां पर है उद्योग, इंडस्ट्री को लेकर क्या क्या बातें स्पष्ट की गई हैं। तो 2021-22 से अगले 5 वर्ष में लगभग यहां पर 1.97 लाख करोड़ रुपए की राशि के साथ सभी 13 क्षेत्रों में विनिर्माण वैश्विक चैंपियंस तैयार करने की बात कही गई है। साथ ही यहां पर पीएमआई तैयार किया गया है। एनआईपी प्रोजेक्ट पाइपलाइन के माध्यम से 7400 परियोजनाओं को यहां पर इसके अंतर्गत विस्तार किया गया है। इन परियोजनाओं में मूल रूप से देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों को जो सम्मिलित है इस योजनाओं के अंतर्गत, इसमें जो सबसे अधिक जो हिस्सा रहेगा वो ऊर्जा क्षेत्र का है 24%, सड़क का 18%, शहरी क्षेत्र के विकास को लेकर 17%, रेलवे संबंधित परियोजनाओं को 12% और अन्य परियोजनाओं को 29% यहां पर हिस्सेदारी दी गई है। किसमें, एनआईपी परियोजना के तहत, यहां पर एनआईपी प्रोजेक्ट के तहत यहां पर ऊर्जा, सड़क, शहरी क्षेत्र, रेलवे और अन्य सुविधाओं को इसमें सम्मिलित करके विकासात्मक कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा एक और योजना ध्यान रखिएगा, मित्र योजना। मित्र योजना किससे संबंधित है, तो वस्त्र मेगा निवेश पार्क को वैश्विक प्रतिस्पर्धा हेतु अवसंरचनात्मक विकास के लिए यहां पर मित्र योजना को लॉन्च किया गया है। ठीक है, किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कपड़ा टेक्सटाइल उद्योग से संबंधित है मित्र योजना। और यहां पर क्या क्या काम करना है, सबसे पहली चीज अवसंरचनात्मक विकास को प्राथमिकता देनी है वस्त्र या टेक्सटाइल सेक्टर से रिलेटेड। दूसरा, बड़े निवेश को आकर्षित करना है, रोजगार सृजन करना है, निर्यात संवर्धन करना है, निर्यात बढ़ाने हेतु प्लग एंड प्ले सुविधाओं से युक्त आपको विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण और मूलभूत ढांचे को तैयार करना है। साथ ही अगले 3 वर्षों में 7 टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करना है। तो मित्र योजना, योजनाएं जितनी है ध्यान रखिएगा, डेटा जितना है ध्यान रखिएगा। आपको बजट में या तो कोई बहुत बड़ी घोषणा या उससे संबंधित कोई भी योजना जो घोषित की जाती है उसकी क्या विशेषताएं रही हैं, यही क्वेश्चन आपको बजट से संबंधित आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये तो हो गया स्वास्थ्य संबंधी, स्वच्छ भारत को लेकर, उद्योगों को लेकर क्या क्या यहां पर इस साल के बजट में विशेष रहा। अब बात करते हैं अवसंरचना को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर इस साल के बजट में क्या क्या बातें स्पष्ट की गई हैं, जिसमें सड़क, रेलवे, पोत, परिवहन जैसी चीजों को लेकर क्या क्या बातें आपको बजट में बताई गई। तो सबसे पहले यहां पर अवसंरचना में सड़क अवसंरचना को लेकर यहां पर इस साल के बजट में क्या विशेष रहा। प्रतिदिन सड़क निर्माण 2019 में 30 किलोमीटर, 2020 में 28 किलोमीटर और 2021 के पूरा नहीं हुआ अनुमान है, अग्रिम अनुमान है, जिसमें बताया गया है कि 22 किलोमीटर प्रतिदिन सड़क बनाई जा रही है। तो सड़कों के निर्माण की गति प्रतिदिन 30 किलोमीटर थी आपका 2019 में, और अभी अगर देखा जाए तो ये 22% है, 22 किलोमीटर पर डे यहां पर सड़क बनाई जा रही है। सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राजमार्ग, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को अब तक का सबसे बड़ा बजटीय आवंटन इस साल के बजट में किया गया है, जिसकी राशि करीब 1,18,101 करोड़ रुपए रही। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा इनविट्स को यहां पर बनाया गया है, जिस फंडिंग को बनाया गया जिसके माध्यम से वो सड़क राजमार्ग परियोजनाओं को पूर्ण करेंगे। 1.03 लाख करोड़ रुपए के निवेश से तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें मदुरै से कोलाक कॉरिडोर और चित्तूर से थातचूर कॉरिडोर को यहां पर सम्मिलित किया गया। देखिए यहां पे जो कॉरिडोर्स बनाए जाने की बात की गई है, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कई बार पिछले कुछ एग्जाम में इस तरीके के कॉरिडोर, कौन से कॉरिडोर कहां बन रहे हैं, किसके द्वारा बनाया जा रहा है, इसको लेकर क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए यहां पे ध्यान दीजिएगा ये कौन कौन से कॉरिडोर और कहां कहां बनाए जा रहे हैं। ठीक है,
तो यहां पर देखिए, सबसे पहला है तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में आपके यहां पर 2 कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं। पहला है मदुरै कोलार कॉरिडोर और दूसरा है चित्तूर से थाचूर कॉरिडोर, यहां पर आपको तमिलनाडु में बनाए जा रहे हैं। दूसरा, 65,000 करोड़ की निवेश राशि के साथ केरल में 1100 किलोमीटर का राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा और इसमें भी एक कॉरिडोर सम्मिलित है जो कि आपका मुंबई से कन्याकुमारी के मध्य जुड़ेगा, मुंबई को कन्याकुमारी से जोड़ेगा और 600 किलोमीटर का यह कॉरिडोर रहेगा। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में 25,000 करोड़ रुपए से 675 किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, कोलकाता सिलीगुड़ी सड़क को यहां पे अपग्रेड किया जाएगा। असम में 19,000 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग की कार्य का प्रगति पर है। अगले 3 वर्षों में 34,000 करोड़ रुपए की लागत से करीब 1300 किलोमीटर से अधिक के राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा किया जाएगा और सभी 4 लेन और 6 लेन की राजमार्ग पर स्पीड रडार, वेरिएबल मैसेज साइन बोर्ड, जीपीएस इनेबल्ड रिकवरी वैन वाले आधुनिक ट्रैफिक प्रबंधन प्रणाली को स्थापित करने का यहां पर निर्णय लिया गया है। तो सड़क अवसंरचना से संबंधित यहां पर इस साल के बजट में जहां तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, असम और राष्ट्र के अन्य राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग के इस दृष्टिकोण से कहां-कहां कितने किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जाएगा, कौन से कॉरिडोर बनाए जाएंगे, साथ ही इन कॉरिडोर 4 लेन और 6 लेन राष्ट्रीय राजमार्गों के आधुनिकीकरण, कैमरा, सेंसरशिप, रडार, स्पीड रडार और वहां पर साथ साथ आधुनिक ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को विकसित करने को लेकर यहां पर इस साल के बजट में प्रमुख बातों को स्पष्ट किया गया। चलिए, सड़क हो गया। अब अगली बात यहां पर करते हैं रेल परिवहन को लेकर। तो राष्ट्रीय रेल योजना के तहत 2030 तक पर्याप्त रेल अवसंरचना, 2050 तक प्रक्षेपित ट्रैफिक जरूरत को पूर्ण करना। इसका लक्ष्य माल भाड़े में रेल के मॉडल शेयर को 27% से बढ़ाकर 45% करना। तो वर्तमान समय जो आपका माल भाड़ा है, जो आपको ज्यादा पैसे आपको प्राप्त होते हैं रेलवे को, वो मोस्टली अगर देखें तो उसको घाटा होता है यात्रियों के संचालन से, लेकिन यहाँ पर जो वस्तुओं के हैं माल भाड़ा जो होता है, मालगाड़ी जो होती है, उसके संचालन से उनको प्रॉफिट होता है। तो उस प्रॉफिट को और बढ़ाए जाने की बात की गई है, जिसे 27% से बढ़ाकर 45% को करना है। 2023 तक ब्रॉड गेज रूट्स का 100% विद्युतीकरण करना है। स्वदेश विकसित स्वचालित रेल सुरक्षा प्रणाली का शुभारंभ किया जाएगा। जून 2022 से शुरू होने वाले वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर योजना से मेक इन इंडिया के तहत लॉजिस्टिक लागत को कम करना। पर्यटक रूटों पर बेहतर यात्रा अनुभव के लिए सुरुचिपूर्ण डिजाइन किए गए विस्टा डोम LHB कोच को बनाए जाएंगे और रेलवे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू होने के बाद प्रचालन व रखरखाव के लिए मुद्रीकृत यहां पर उसे किया जाएगा। तो रेल परिवहन के तहत यहां पर सरकार के द्वारा आधुनिकीकरण को प्राथमिकता देना, पर्यटन को प्राथमिकता देना, माल भाड़े के प्रॉफिट को यहां पर बढ़ाना, अवसंरचनात्मक सुधार करना, नई प्रणालियों के माध्यम से यहां पर इसको लागू करना, सुरक्षा को प्राथमिकता देना और साथ ही साथ मेक इन इंडिया और आपको घरेलू आपके तकनीकी और उद्योग को यहां पर आपको प्राथमिकता देना, आपको रेल परिवहन के तहत इस साल की बजट की कुछ प्रमुख यहां पर आपको हाईलाइटेड रही। इसके बाद अगला यहां पर है पत्तन नौ परिवहन और जलमार्ग अवसंरचना विकास को लेकर क्या बात रही। सबसे पहली बात, बड़े पत्तनों के प्रचालन सेवाओं के प्रबंधन के लिए पीपीपी मॉडल को अपनाया जाएगा, अर्थात यहां पे सार्वजनिक और निजी दोनों मिलकर के यहां पर बंदरगाहों का प्रचालन और प्रबंधन करेंगे। दूसरा, मर्चेंट शिप को शुरू करने के लिए बढ़ावा हेतु यहां पर अब सब्सिडी दी जाएगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा मर्चेंट शिप जो होते हैं भारत में इसका निर्माण किया जाए। इसके लिए कंपनियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की तरफ से सब्सिडी। रिसाइकलिंग ऑफ स्विफ्ट एक्ट 2019 को तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से जहाजों का रिसाइकलिंग करना। 2024 तक रिसाइकलिंग क्षमता को दोगुना करना है। विमान पत्तनों के आगामी स्लॉट प्रचालन प्रबंधन रियायत के लिए यहां पर इसे भी मुद्रीकृत किया जाएगा और मुद्रीकृत करने का मतलब किसी न किसी को यहां पर उसे सेल आउट किया जाएगा और उसके बाद उसे पैसे सरकार को मिलेंगे और सरकार उसको क्या करेगी, किसी अन्य क्षेत्र में निवेश करेगी। एक तरीके से लीज पे दे देना और लीज वहां पर कुछ समय के पूरे होने के बाद उसे वापस से प्राप्त करना। अगला यहां पर है विद्युत क्षेत्र को लेकर क्या घोषणाएं रही। 6 वर्षों में स्थापित क्षमता में 139 गीगावाट की यहां पर वृद्धि की गई, जिससे 2.8 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को यहां पर विद्युत की आपूर्ति की गई। तो पहली चीज कहा गया कि पिछले 6 वर्षों में हमने यहां पर अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को ग्रोथ किया है, ज्यादा लोगों को बिजली प्रोवाइड कराई है। 1.4
1 लाख सर्किट किलोमीटर की अतिरिक्त ट्रांसमिशन लाइन बिछाई गई हैं। अगले 5 वर्षों में 3,05,984 करोड़ रुपए के परिव्यय से पुनर्संरचित सुधार आधारित लिंक्ड विद्युत सेक्टर स्कीम को लॉन्च किया जाएगा और हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन को भी यहां पर लॉन्च किया जाएगा। तो सरकार के द्वारा विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में जो कि प्रमुख घोषणाएं रही, जो कार्य किए गए हैं, जो डेटा रहा है, वो यहां पर इस साल के बजट में हमने इसे यहां पर देख लिया है। इसके बाद बात करते हैं पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लेकर। तो 8 करोड़ परिवारों को लाभ देने वाली जो उज्ज्वला योजना रही है, इस साल के बजट में एक और चीज में घोषित कर दी गई है, एक और चीज में जोड़ दिया गया है कि उन्होंने, सरकार ने घोषित की है कि उज्ज्वला योजना के तहत 1 करोड़ लाभार्थियों को इसके तहत और भी जोड़ा जाएगा। 8 करोड़ पहले से जुड़े हुए हैं, 1 करोड़ और लोगों को इसमें जोड़ने का टारगेट रखा गया है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में एक यहां पे गैस पाइपलाइन शुरू करने की घोषणा की गई है। साथ ही यहां पे 100 जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत लाना है। कितने? 100 जिलों को किसके अंतर्गत? सिटी गैस वितरण नेटवर्क के अंतर्गत। साथ ही स्वतंत्र गैस परिवहन प्रणाली ऑपरेटर भी यहां पर आपको स्थापित किए जाएंगे। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को लेकर सरकार की जो प्रमुख घोषणाएं रही बजट की। अब बात करते हैं अवसंरचना और वित्त पोषण को लेकर क्या क्या बातें कही गई हैं। तो डीएफआई की स्थापना हेतु बिल पेश किया जाएगा। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन ऑफ ब्राउन फील्ड की अवसंरचना आधारित यहां पर निर्माण किया जाएगा। तो ये 2 बातें रही कि जिसके माध्यम से सरकार को अपनी अवसंरचनात्मक वित्त पोषण के लिए पैसे जो चाहिए वो किस तरीके से किए जाएंगे। तो यहाँ पे एक फंडिंग के माध्यम से यहाँ पर डीएफआई का यहाँ पर वित्त पोषण किया जाएगा और दूसरी तरफ जितने भी भारत सरकार के द्वारा जो अवसंरचनात्मक निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, जैसे रेलवे, राजमार्ग हो गए, नौ परिवहन पत्तन हो गए, इनका वो मुद्रीकृत कर रही है, मोनेटाइज कर रही है और मोनेटाइज करने के बाद जो पैसे उसको आएंगे वो अन्य प्रकार की योजनाओं में से वो खर्च करेगी। चलिए अब बात करते हैं शहरी क्षेत्र के विकास को लेकर बजटीय घोषणाएं क्या क्या रही। तो शहरी क्षेत्र के विकास के लिए सबसे पहले जल जीवन मिशन, ठीक है, कौन सा है? जल जीवन मिशन। यहां पर देखिए, शहरी क्षेत्रों में जल की एक समान आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। शहरी स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1,41,678 करोड़ रुपए का यहां पर परिव्यय किया जाएगा। 42 शहरों में वायु प्रदूषण की समस्या का समाधान करने के लिए 2,217 करोड़ रुपए का यहां पर परिव्यय किया जाएगा। साथ ही यहां पर जो प्रदूषण वाहन है, जो बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रहे हैं, उनके लिए यहां पर स्वैच्छिक वाहन स्क्रैपिंग नीति को लागू किया जाएगा। पब्लिक बस ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि यहां पर ज्यादा से ज्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रयोग करें, निजी वाहनों को कम प्रयोग करें, पोल्यूशन यहां पर कम हो, ट्रैफिक कम हो, और इसके लिए यहां पर पीपीपी मॉडल का प्रयोग करेंगे। टियर 2 और टियर 1 के परिधि शहरों में मेट्रो लाइट और मेट्रो नियो की बनाने की यहां पर घोषणा की गई है। तो शहरी क्षेत्रों के विकास को लेकर सरकार की योजनाएं। इसके बाद वित्तीय सुधार को लेकर क्या क्या बोला गया है, किस तरीके से सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, अपनी वित्तीय जरूरतों में उसमें सुधार लाने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा। यहां पर देखिए, वित्तीय सुधार के लिए 2022 तक रेशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड लागू करेगा, ठीक है। तो जिसके माध्यम से सरकार अपनी आवश्यकताओं को समझेगा, कहां पे सुधार करने की जरूरत है, कहां खर्च करने की जरूरत है, कहां से आपको पैसे कितना वितरण किसको करना है, तो वहां पे रेशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी मार्केट कोड तैयार करेगा। दूसरा, गिफ्ट आईएफसी में विश्व स्तरीय फिनटेक हब बनाए जाएंगे। कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट के लिए स्थायी संस्थागत ढांचा का विकास किया जाएगा। कम्युनिटी मार्केट इकोसिस्टम के विकास के लिए सेबी को विनियामक बनाना और WDRDA को अधिक भूमिका में यहां पे सौंपा जाएगा। सभी वित्तीय उत्पादों में अधिकार के रूप में इन्वेस्टर चार्टर, बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन जिससे कि रक्षोपाय के साथ FDI की सीमा को बढ़ाया जाएगा। PSB जो आपके सार्वजनिक बैंक हैं, उनकी यहां पर उन्हें दबावपूर्ण उनकी परिसंपत्तियों की समस्या के समाधान के लिए असेट रिस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड और असेट मैनेजमेंट कंपनियों को यहां पर बनाया जाएगा ताकि वहां पर एनपीए जैसी समस्याएं हैं उनको कम किया जा सके, उनको किस तरीके से त्वरित गति से यहां पर आपको उनके लोन को रिकवर किया जा सके। तो वित्तीय स्तर पे यहां पे भारत सरकार के द्वारा कुछ सुधार करेंगे। गिफ्ट आईएफसी सिटी, बैंकों के एनपीए को कम करना, नए आपके नेशनलाइज सिंगल सिक्योरिटी सिस्टम को लागू करना, सेबी को अधिक प्राथमिकता देना, कम्युनिटी मार्केट को यहां पर डेवलप करना और साथ साथ कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट को यहां पर डेवलप करना। ये 4-5 आधार हैं जिसके माध्यम से सरकार अपनी वित्तीय स्थितियों में सुधार लाने का प्रयास करने जा रही है। चलिए अब बात करते हैं समग्र विकास की,
ठीक है, समग्र विकास को लेकर क्या बातें कही गई हैं। पहला यहां पे है कृषि। कृषि में क्या है, सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वामित्व योजना के अंतर्गत लाना, ताकि वहां पर किसानों को उनकी आवश्यकताओं, उनकी जमीन इत्यादि के माध्यम से उनको सहायता प्रोवाइड कराई जा सके। शीघ्र खराब होने वाली जो 22 उत्पादें, जो जल्दी, ऐसी फसलें जो जल्दी खराब हो जाती हैं, ज्यादा लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकती हैं, ऐसे 22 उत्पादों को ग्रीन योजना के तरफ, ग्रीन योजना के तहत यहां पर लेकर आया गया। पहले सिर्फ इसके अंतर्गत ग्रीन योजना के 3 उत्पाद थे, अब यहां पे 22 और प्रोडक्ट को लेकर आए, तो टोटल अब कितने हो गए, 25 उत्पाद हो गए। साथ ही यहां पर 1000 और मंडियों को ई नैम से यहां पे जोड़ा जाएगा। कितनी मंडियों को, ई नैम से 1000 मंडियों को जोड़ा जाएगा। गेहूं और धान की खरीद के लिए करीब 80,000 करोड़ रुपए की यहां पर व्यवस्था करने की बात की गई है। दूसरा, यहां पर कृषि के बाद मत्स्य क्षेत्र के बारे में क्या बोला गया कि 2019-20 में मत्स्य उत्पादन करीब 180 मिलियन टन था और दुग्ध उत्पादन 200 मिलियन टन था। आधुनिक मत्स्य बंदरगाहों और मत्स्य तटाव केंद्रों का विकास किया जाएगा। तमिलनाडु में मल्टीपर्पज सीबीडी पार्क भी आपको स्थापित किए जाएंगे। इसी तरीके से प्रवासी मजदूरों और श्रमिकों को लेकर भी सरकार ने इस साल अपने बजट में विशेष रूप से प्राथमिकता दी है और उल्लेख भी किया है, और उससे संबंधित उन्होंने कुछ जरूरी घोषणाएं भी की हैं। क्या क्या रही हैं? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड स्कीम के तहत 32 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में इसे चलाया जा रहा है। कितना? 32 राज्यों में इसे ऑलरेडी चलाया जा रहा है प्रवासी श्रमिकों की मदद के लिए। दूसरा, गीग बिल्डिंग निर्माण कार्य में मजदूरों के लिए एक पोर्टल लॉन्च करेगा और उसके माध्यम से उनका रेखांकन करेगा, उनकी ट्रैकिंग करेगा, उनको जोड़ा जाएगा और उनके लिए रोजगार की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। तीसरा, यहां पर गिग और प्लेटफॉर्म के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी अब उपलब्ध कराया जाएगा। जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूर हैं, जिनको कभी कभी रोजगार मिलता है और इसलिए उनको वहां पर सामाजिक सुरक्षा प्रोवाइड नहीं होती है, तो उनको यहां पर ऐसे मजदूरों को यहां पर सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही यहां पर 43.44 करोड़ मजदूरों की संख्या जो होती है, यहां पर देखा जाए तो मजदूरों की जो संख्या है उसका अनुमान लगाया कि 2018-19 में करीब जो मजदूरों की शहरी और ग्रामीण मिलाकर के जो संख्या है वो करीब आपको 45 से 47 करोड़ है, जिसमें से अगर देखा जाए तो आपको 29 से 30 करोड़ आपका देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में है और आपको 15-16 करोड़ आपको शहरी क्षेत्रों में आपको मजदूर देखने को मिलते हैं। चलिए, ये हो गया आपका समग्र विकास के अंतर्गत कृषि, मत्स्य और प्रवासी श्रमिकों को लेकर सरकार के द्वारा प्रमुख घोषणाएं। अब बात करते हैं मानव पूंजी विकास, ह्यूमन कैपिटल को लेकर यहां पर क्या क्या विशेष रहा इस साल के बजट में। तो मानव पूंजी विकास में देखें तो सबसे पहले शिक्षा के बारे में। शिक्षा में बताया गया कि अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए रिवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम लॉन्च की गई। ठीक है, कौन सी स्कीम अनुसूचित जाति के लिए? तो यहां पर स्कीम का नाम ध्यान रखिएगा, रिवैम्प्ड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम प्रोवाइड कराई जाएगी। दूसरा, 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाने की घोषणा की गई। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में 750 एकलव्य स्कूल बनाए जाएंगे। चौथा, शिक्षा पर जीडीपी का 3.5% खर्च करेगा। पांचवा, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग यहां पे गठन किया जाएगा, जिसके माध्यम से यहां पर उनके मानक क्या होंगे, एक्रीडेशन क्या होगा, विनियमन कैसे की जाएगी, उनके लिए फंडिंग की क्या व्यवस्था होगी, इसकी भी जानकारी यहां पर दी गई है। साथ ही यहां पर जो भारतीय शिक्षा आयोग होगा, उच्च शिक्षा आयोग होगा, वो विश्वविद्यालयों से संबद्ध होकर और यूजीसी से साथ कार्य करेगा और यहां पर विश्वविद्यालय और प्रकार की शिक्षा व्यवस्था को यहां पर सुधार लाने का कार्य करेगा। शिक्षा के साथ साथ कौशल को भी यहां पे प्राथमिकता दी गई है। लोगों को किस तरीके से कौशल युक्त बनाया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। जैसे कि यहां पर पहली बात की गई कि युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप अवसरों को बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है और इसके लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन किया गया। दूसरा, वर्तमान स्कीम के तहत शिक्षा के बाद अप्रेंटिसशिप, डिप्लोमा, स्नातक, इंजीनियरिंग और प्रशिक्षण की सुविधा यहां पर दी जाती है। साथ ही साथ इसके लिए, इस योजना के लिए यहां पे 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी की गई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा विश्व के 2 अलग अलग देशों के साथ यहां पे अप्रेंटिसशिप, लोगों को कौशल युक्त बनाने के लिए, भारतीय लोगों को कौशल युक्त बनाने के लिए यहां पे समझौते किए गए। पहला, यूएई के साथ जो समझौता है, इसमें कहा गया कि यूएई के साथ भागीदारी में कौशल योग्यता, आकलन, प्रमाणीकरण के बेंचमार्क और प्रमाणीकृत कार्यबल की तैनाती, ये प्रमुख रूप से किया जाएगा। भारत और यूएई के मध्य जो कौशल प्रशिक्षण को लेकर समझौता हुआ है। दूसरा, भारत और जापान के मध्य भी इसी तरीके का एक समझौता किया गया है, जिसके तहत भारत और जापान के बीच सहयोगात्मक ट्रेनिंग, इंटर ट्रेनिंग प्रोग्राम,
के तहत जापानी औद्योगिक और व्यवसायिक कौशल का यहां पे हस्तांतरण किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा? जापानी कौशल और उद्योगों से संबंधित जो तकनीकियां हैं वो आपको यहां पर हस्तांतरित की जाएंगी, लोगों को सिखाया जाएगा और उनसे वहां पर उन्हें कौशल युक्त बनाया जाएगा। चलिए, तो शिक्षा हो गया, कौशल हो गया। तीसरा यहां पे नवाचार और R&D को लेकर क्या बात की गई है? इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पहला मानव रहित लॉन्च, ठीक है, पहला मानव रहित यान का जो लॉन्च है वो दिसंबर 2021 में तैयारी की गई। दूसरा, देश में समग्र रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डीप ओशन मिशन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए 4000 करोड़ रुपए का आवंटन। ठीक है, कौन से मिशन के लिए? समुद्री संसाधनों को यहां पर रिसर्च करने के लिए डीप ओशन मिशन परियोजना के लिए 4000 करोड़। अंतरिक्ष विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ब्राजील के एमेजोनिया सैटेलाइट समेत कई छोटे भारतीय सैटेलाइट को लेकर PSLV 51 के द्वारा लॉन्च। गगनयान मिशन की गतिविधियों के लिए 4 भारतीयों को एस्ट्रोनॉट्स के रूप में रूस में जेनेरिक स्पेस फ्लाइट एस्पेक्ट्स में ट्रेनिंग दी जा रही है। तो नवाचार और R&D को लेकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार की यहां पे क्या घोषणा रही है? मानव रहित अंतरिक्ष यान, डीप ओशन मिशन, रिसर्च को लेकर भारत सरकार के द्वारा यहां पर जो प्रमुख घोषणाएं रही हैं, जो प्रमुख कार्यविधियां चल रही हैं, उसकी जानकारी दी गई। चलिए, अब बात करते हैं और राजकोषीय स्थिति की। यहां से क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें राजकोषीय घाटा कितना के अनुमान लगाया गया है, प्रभावी राजस्व घाटा है, प्राथमिक घाटा क्या है, इस तरह के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो सारा का सारा राजकोषीय स्थितियां यहां पर बजट में आपको बताई गई हैं। तो ये टॉपिक ध्यान रखिएगा, ये राजकोषीय स्थिति हम यहां पर समझ लीजिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है वो क्या है। पहले टॉपिक ध्यान रखिएगा, एक एक पॉइंट देखते चलिए। ठीक है, पहला है 2021-22 में राज्यों को GSDP के 4% तक निवल ऋण लेने के लिए अधिकतम सीमा की स्वीकृति दे दी गई है। तो राज्य यहां पर स्वयं ऋण ले सकता है। कितना ले सकता है? अब जो राज्य की GDP होगी उस राज्य की GDP का 4% वो ऋण ले सकता है। और साथ ही साथ यहां पर छूट दी गई है, छूट दी गई है कि विशेष परिस्थितियों में यहां पर जो राज्य है वो 4% ऋण के अतिरिक्त 0.5%, कितना? 0.5% और भी ऋण वो ले सकता है। इसके बाद खाद्य सब्सिडी के लिए भारतीय खाद्य निगम को NSSF ऋण जिसके माध्यम से जिसके स्थान पर बजट प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है, तो खाद्य सब्सिडी के लिए यहां पर भारतीय खाद्य निगम को अलग से ऋण दिए जाएंगे। 2021-22 में 17 राज्यों का राजस्व घाटा अनुमान 1,18,542 करोड़ रुपए का अनुमान लगाया गया है। तो राज्यों का जो घाटा हुआ है बहुत बढ़ा है। कितना बढ़ गया है? अनुमान क्या है? 1,18,542 करोड़ का घाटा, राजस्व घाटा यहां पर राज्यों को हो चुका है। जब राजस्व घाटे की बात कर ही रहे हैं तो अब यह समझ लेते हैं कि इस साल के बजट में भारत सरकार का राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान जताया गया है। तो चलिए, हम जानते हैं कि जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो उस बजट में 3 साल के आंकड़े होते हैं, वास्तविक आंकड़े या संशोधित आंकड़े जिसे हम कहते हैं। दूसरा होता है आपका वास्तविक आंकड़े होते हैं, संशोधित आंकड़े होते हैं और अनुमानित आंकड़े होते हैं। तो यहां पर देखिए आंकड़े वही हैं और घाटे, यहां पर आपको घाटे दिखाए गए हैं। यहां पर 2019-20 के वास्तविक आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, ये 2020-21 के अनुमानित आंकड़े हैं, यही 2020-21 के संशोधित आंकड़े हैं, 2021-22 के आपके अनुमानित आंकड़े हैं। तो चलिए देखते हैं यहां पर आपको घाटा कितना रहा। सबसे पहले राजस्व घाटा देखिएगा, राजस्व घाटा यहां पर 3.3%, कितना? 3.3% रहा 2019-20 का, जो कि वास्तविक आंकड़ा है। इसके बाद 2020-21 के बजट में अनुमान जताया गया था कि राजस्व घाटा रहेगा 2.7%, लेकिन यहां पर जो संशोधित आंकड़ा देखने को मिला वो रहा 7.5%। और इस साल के बजट में 2021-22 के बजट में जो घाटे का अनुमान लगाया गया है राजस्व घाटा, वो रहेगा 5.1%। देखिए क्वेश्चन आपको यही वाला ज्यादा पूछा जाता है कि 2021-22 के बजट में बजटी घाटा या राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा कितने रहने का अनुमान जताया गया। तो लास्ट वाला डेटा आपको ध्यान रखना है। तो राजस्व घाटा 2021-22 में अनुमान लगाया गया 5.1%। दूसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा 2019-20 में 2.4%, 2020-21 का अनुमान 1.8%, 2020-21 का जब संशोधन होकर वहां पर डेटा जारी किया गया तो वो रहा 6.3%। और इस साल इसे रखा गया है 2021-22 के बजट में रखा गया है, अनुमान लगाया गया है, ये रहेगा आपका 4.1%। कितना? 4.1%। तीसरा राजकोषीय घाटा 2019-20 का वास्तविक डेटा बताता है 4.6% रहा आपका राजकोषीय घाटा।
2020-21 में अनुमान लगाया गया कि 3.5% रहेगा, लेकिन 2020-21 में जब संशोधित डेटा जारी हुआ तो वो रहा 9.5% राजकोषीय घाटा रहा। कितना? 9.5%। और इस साल रखा गया है 2021-22 के बजट में इस साल रखा गया 6.8% राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान जताया गया है। तीसरा यहां पर है आपका, चौथा है प्राथमिक घाटा जो 1.6% रहा 2019-20 में, 2020-21 में रहेगा 0.4%, 2020-21 में रहा ये 5.9% संशोधित आंकड़ा, और 2021-22 में जो अनुमानित यहां पर है वो रहेगा 3.1%। तो एक बार सिर्फ यहां पर लास्ट वाला देख लीजिए, राजस्व घाटा 5.1%, प्रभावी राजस्व घाटा 4.1%, राजकोषीय घाटा 6.8% और प्राथमिक घाटा 3.1% इस साल के बजट में रहने का अनुमान जताया गया है। और यह डेटा आपको ध्यान रखना है ताकि यहां पर इस प्रश्न को आप आसानी से कर पाएं यदि आपसे पूछा जाए। चलिए अब कुछ अन्य डेटा यहां पर आपको बता देते हैं। 2021-22 के तथ्यात्मक तौर पे जो राजस्व प्राप्ति सरकार को हो रही है, जितनी राजस्व की प्राप्ति हो रही है वो है आपका 1,78,08,424 करोड़। राजस्व व्यय जो है 2,92,09,000 करोड़। पूंजीगत प्राप्तियां हैं 1,69,04,812 करोड़। पूंजीगत जो व्यय है वो है 5,55,02,36 करोड़। इसके बाद व्यय जो है 55,04,236 करोड़ का है। तो यहां पर देखिए सरकार का राजस्व प्राप्ति कम है, राजस्व व्यय ज्यादा है। पूंजीगत प्राप्तियां यहां पर देख लीजिए एक बार, प्राप्तियां कितनी हैं? 1,78,08,424 करोड़। 1,78,00,000, इतना ध्यान रखिए, 1,78,00,000 यहां पर आपको है इनकी प्राप्तियां। और व्यय कितना कर रहे हैं? राजस्व व्यय है 2,92,00,000। ठीक है, 1,78 की प्राप्ति है, 2,92 सरकार यहां पर राजस्व के तौर पर खर्च करने वाली है। पूंजी में देखा जाए, पूंजीगत प्राप्तियां पूंजीगत व्यय में क्या अंतर है? तो पूंजीगत प्राप्तियां देखिए 1,69,04,812 करोड़ रुपए पूंजीगत प्राप्तियां हैं, लेकिन जब व्यय करने की बात आती है तो वो 55,04,02,236 करोड़ ही रुपए खर्च कर रहे हैं। अर्थात कि पूंजीगत स्तर पे सरकार कम खर्च कर रही है, लेकिन राजस्व के अंतर्गत सरकार का ज्यादा खर्च कर रही है। चलिए आगे देखते हैं। सर्वाधिक ब्याज जो सबसे ज्यादा यहां पर सरकार खर्च कर रही है वो अपनी सर्वाधिक जो होती है ब्याज दरों को चुकाने के लिए खर्च करती है। राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों को कुल हस्तांतरण किया जाएगा, इसमें से 13.89 लाख करोड़ कितना हस्तांतरित किया जाएगा? 13.89 करोड़ केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को स्थानांतरित किया जाएगा। वित्त आयोग के अनुदान के रूप में इसमें 2,20,843 करोड़, योजना संबंधी अंतरण किए जाएंगे 5,02,96 करोड़, और डिवोल्यूशन के लिए यहां पर 6,66,55,563 करोड़ रुपए यहां पर सरकार के द्वारा आपको राज्यों को स्थानांतरित, केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को स्थानांतरित किए जाएंगे। टोटल बजट का आकार कितना था इस साल का? टोटल बजट का आकार था 34.83 लाख करोड़। कितना? 34.83 लाख करोड़, जो सबसे बड़ा बजट अब तक का रहा है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सरकार को रुपए की प्राप्ति किससे होती है और सरकार का जो रुपया व्यय किन किन क्षेत्रों को होता है? सबसे ज्यादा प्राप्ति किन क्षेत्र से होती है और सबसे अधिक व्यय किन क्षेत्रों को होता है? तो रुपए का आगमन और रुपए का व्यय आप समझ लीजिए। रुपए के आगमन में देखिएगा, कर्ज व अन्य देयताएं के रूप में 36%, जीएसटी 15%, कॉर्पोरेट कर 13%, आयकर 14%, केंद्रीय उत्पाद शुल्क 8%, गैर कर राजस्व 6%, नॉन डेट कैपिटल प्राप्ति 5% और सीमा शुल्क 3%। तो सबसे ज्यादा आय की जो प्राप्ति होती है वो है कर्ज और अन्य देयताएं 36% है, जीएसटी 15%, आयकर 14% और कॉर्पोरेट कर के रूप में 13%। अब सरकार सबसे ज्यादा व्यय कहां करती है? तो सरकार का जो सबसे ज्यादा जो व्यय है, रुपए का गमन है, ब्याज भुगतान के रूप में 20%, कर और राज्यों को शुल्क 16%, केंद्र की क्षेत्रीय योजनाओं के लिए 14%, वित्त आयोग के द्वारा अनुदान जो स्थानांतरित करना है 10%, अन्य व्यय के रूप में 10%, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के लिए 9%, सब्सिडी के और रक्षा के क्षेत्र में 8% और पेंशन के रूप में 5% सरकार यहां पर व्यय करती है। तो सर्वाधिक व्यय ब्याज भुगतान कर 20% है, दूसरा है कर राज्यों को शुल्क जो कि 16% है। तो यहां पे सर्वाधिक व्यय और सर्वाधिक आय, आपकी जो पैसा 1 रुपए की में सबसे ज्यादा पैसा कहां से आता है सरकार को, सबसे ज्यादा सरकार कहां व्यय करती है। इसके बाद इस साल की प्रमुख योजनाओं को सबसे ज्यादा जो बजटीय आवंटन किन योजनाओं को किया गया वो देख लीजिए। सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन इस साल किन योजनाओं को किया गया?
तो यहां पर देखिए, मनरेगा को 73,000 करोड़ रुपए, पीएम किसान योजना को 65,000 करोड़, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के लिए 34,300 करोड़, और इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 37,000 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 50,000 करोड़, मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए यहां पे 18,998 करोड़, अमृत और स्मार्ट शहर के लिए 14,000 करोड़। तो सरकार के द्वारा कुछ योजनाओं को, बड़ी योजनाओं को जो राशि यहां पर आवंटित की गई है, वो यहां पर डेटा आपको दिया गया कि सरकार द्वारा सबसे बड़ी राशि का आवंटन किन किन योजनाओं को किया गया। और एट द लास्ट में आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा मंत्रालय स्तर पर जो बजट का आवंटन किया गया है, मंत्रालय स्तर पर जो बजट का आवंटन, किन मंत्रालय को कितना पैसा दिया गया है, सर्वाधिक बजटीय आवंटन इस साल किस मंत्रालय को दिया गया है, ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय को दिया गया है, ये समझिएगा। तो सर्वाधिक बजटीय आवंटन एक एक करके देख लेते हैं। जितना भी आवंटन है वो सब करोड़ रुपए में है। पहला है यहां पर आवास और शहरी कार्य मंत्रालय को 54,581 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय को 73,932 करोड़, शिक्षा मंत्रालय को 93,224 करोड़, रेल मंत्रालय को 1,10,055 करोड़, सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय को 1,18,101 करोड़, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 1,31,531 करोड़, गृह मंत्रालय को 1,66,547 करोड़, और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय को 2,56,948 करोड़, और सबसे ज्यादा जो आपको आवंटित किया गया, सबसे ज्यादा जो आवंटित किया गया बजटीय आवंटन है वो है रक्षा मंत्रालय को। यहां पर आवंटित किया गया 4,78,196 करोड़ रुपए। सबसे ज्यादा बजटीय आवंटन रक्षा मंत्रालय को किया गया है, और दूसरे स्तर पे यहां पर है आपका उपभोक्ता मामले और खाद्य और वितरण मंत्रालय को यहां पर किया गया है। वो भी जस्ट हाफ है उसका, क्योंकि उसको सिर्फ 2,56,948 करोड़ यहां पे आवंटित किए गए हैं, जबकि रक्षा मंत्रालय 4,70,000-75,000 आपको करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। तो यहां पर हमने देख लिया कुछ आपको राजकोषीय स्थिति के अंतर्गत बजट में जो डेटा बेस्ड आपके क्वेश्चन हैं, जिसमें आपको घाटे की स्थितियां, राज्यों को गमन हस्तांतरण कितना किया गया है, साथ ही यहां पर रुपए का आगमन, गमन, और योजनाओं के लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है, और मंत्रालयों के स्तर पर आवंटन। चलिए लास्ट में देख लेते हैं इस साल के बजट में कर के प्रस्तावों को लेकर क्या क्या बातें आपको स्पष्ट की गई हैं। कर प्रस्तावों को लेकर देखिए, सबसे पहली बात बोली गई कि वरिष्ठ नागरिकों को, जिनको एज 75 प्लस है, यदि उनके आयकर का आधार सिर्फ पेंशन और उस पर मिलने वाला ब्याज है, तो उनको अब आयकर रिटर्न भरने से छूट दे दी गई है। ठीक है, 75 प्लस के वरिष्ठ नागरिकों को यदि पेंशन और उस पर ब्याज के आधार पर उनकी आय है, तो उनको अब कोई भी आयकर रिटर्न नहीं भरना है। दूसरा, आयकर आकलन फिर से खुलवाने के लिए जो समय सीमा थी उसको कम किया जाएगा। तीसरा, छोटे मोटे करदाताओं के लिए विवाद निपटान समिति का गठन किया जाएगा। चौथा पॉइंट, आयकर अपीली न्यायाधिकरण को फेसलेस बनाया जाएगा। पांचवा पॉइंट, ऐसे व्यक्तियों के लिए कर के लेखा परीक्षा की सीमा को बढ़ाया जाएगा जो अपना लेन देन कम से कम 95% डिजिटली कर रहे हैं, उनको यहां पर क्या होगा, ये यहां पर आसान किया जाएगा, उनके लिए यहां पर समय सीमा बढ़ाई जा रही है। नेक्स्ट, पहले से रिटर्न फाइल करने पर सूचीबद्ध प्रतिभूतियों, लाभांश, आय आदि से पूंजीगत आय को इसमें अब कवर किया जाएगा। अगर आप पहले सूचीबद्ध कर चुके हैं तो वहां पर इन सभी चीजों को इसमें सम्मिलित किया जाएगा। रिट्स और इनविट्स को भुगतान किए जाने वाले लाभांश को टीडीएस से छूट दिया जा रहा है। साथ ही स्टार्टअप के लिए टैक्स हॉलिडे दावा करने की पात्रता को 1 वर्ष और बढ़ा दिया गया। अगर आप पहले 1 वर्ष के लिए टैक्स हॉलिडे था, तब 2 वर्ष, 2 वर्ष था, 3 वर्ष, 3 वर्ष था तो 4 वर्ष आपको टैक्स हॉलिडे, जहां पर आपको सरकार को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा सस्ते मकानों की खरीद के लिए 31 मार्च 2022 तक किए जाने वाले ऋण पर 1.5 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कटौती सुलभ कर दी गई है। 1.5 लाख तक सरकार की तरफ से आपको छूट दी जा रही है अगर आप आवास 2022 तक आप खरीदते हैं, मार्च 2022 तक। इसके अलावा करदाता जिन्होंने विवाद से विश्वास योजना को स्वीकार किया, करीब 11 लाख लोगों ने, और 6.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यहाँ पे टैक्स रिटर्न फाइल किया है, और जीएसटी का सिरा करीब आपका 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक रहा है इस साल के बजट में। यहां पर ये कर से संबंधित कुछ प्रमुख प्रस्ताव। इसके अलावा पुरानी छूटों को समाप्त करके सीमा शुल्क की संरचना को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। आयरन और स्टील की कीमतों में वृद्धि से एमएसएमई को राहत दी जाएगी। मानव निर्मित वस्त्रों के कच्चे माल इनपुट पर लगने वाले शुल्क को युक्तिसंगत बनाया जाएगा। सोने चांदी पर सीमा शुल्क को युक्तिसंगत बनाना। घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु सोलर इन्वर्टर और लालटेन का प्रयोग, और उस पर लगने वाले जो शुल्क हैं उसको यहां पर कमी की जाएगी।
और साथ ही साथ यहां पर कम संख्या की मदों की अवसंरचना विकास और उस पर उपकर लगाए जाने की भी बात यहां पर की गई है। तो सरकार के द्वारा इस साल के बजट के कर संबंधी जो प्रस्ताव रहे हैं, जो सुधार रहे हैं, जो योजनाएं हैं, जो छूट हैं, जो आपको लोगों को अपने साथ जोड़े जाने को लेकर जो डेटा है, चाहे वो जीएसटी को लेकर हो या अन्य प्रकार की योजनाएं हैं, उन सभी को लेकर इस साल के बजट में सारी जो जानकारी है वो इन्होंने स्पष्ट कर दी है कि कर संबंधित जो छूट दी गई है, किसको दी गई है, कितने समय के लिए दी गई है, वो सारी बातें। तो ये हो गया आपका बजट भी यहां पर समाप्त। तो बजट को देखिए, इकोनॉमी सर्वे और बजट बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% आपका क्वेश्चन यहां से आता है और 100% आपको यहां पर इसको कवर करके रखना चाहिए। एक बार, दो बार, तीन बार, जितनी बार भी आप पढ़ सको इसे जरूर पढ़ना है, ठीक है। चलिए, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ गई है, क्योंकि इकोनॉमी सर्वे बजट तो हर साल आता है, लेकिन वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं वो सिर्फ 5 साल के लिए एक ही बार की जाती हैं। और इसलिए इस साल यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज में जुड़ गई और वो है 15वें वित्त आयोग की अगले 5 वर्षों के लिए की जाने वाली सिफारिशें, जो 2021-22 से लेकर 2000 आपको 25-26 तक के लिए की गई हैं। 3-5 साल के लिए यहां पे जो आपको वित्त आयोग 15वें वित्त आयोग की जो प्रमुख सिफारिशें हैं उसको मैं यहां पर आपको बता देता हूं, उसको भी ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि यहां से भी आपके क्वेश्चन आने ही डेफिनेटली पक्के हैं, 100% यहां पर आपके पक्के हैं। तो यहां पर 15वें वित्त आयोग से संबंधित आपको लास्ट में हम इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहली चीज, वित्त आयोग का गठन हम कैसे करते हैं? अनुच्छेद 280A के तहत यहां पर राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आप सबको पता होंगे, एनके सिंह हैं। कौन है? एनके सिंह हैं। दूसरा, 15वें वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? 2017 में किया गया था। इस 15वें वित्त आयोग की एक खास बात यह थी कि इसने अपनी रिपोर्ट को 2 चरणों में 6 वर्ष के लिए गठित किया गया, ठीक है। 2 चरणों में यहां पर इससे रिपोर्ट प्रस्तुत की, पहले चरण में 1 वर्ष के लिए और दूसरे चरण में यहां पे 5 वर्ष के लिए। अभी जो इन्होंने रिपोर्ट की है, प्रस्तुत की है, वो 5 वर्ष की रिपोर्ट है। इससे पहले इन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की थी वो 1 वर्ष के लिए थी। तो यहां पर 2 चरणों में इन्होंने रिपोर्ट प्रस्तुत की, पहला 2020-21 के लिए, दूसरा यहां पर आपका 21 से आपका 26 के लिए। हाल ही में यहां पे 5 वर्षों के लिए अपनी रिपोर्ट इन्होंने जो प्रस्तुत की है उसके अंतर्गत जो इन्होंने प्रमुख सिफारिशें की हैं वो क्या क्या रही, इसको समझिए। पहला, राज्यों को 41% राज्य पूल वितरण को बनाए रखा गया है। तो यहां पर जो केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो स्थानांतरित करना था कर में, 41% पहले भी था। जो पहले आपको 2020-21 के लिए 1 वर्षीय जो उन्होंने योजना प्रस्तुत की थी, सिफारिश की थी, उसी को उन्होंने कंटिन्यू रखा है अगले 5 वर्षों के लिए। कितना? 41% ही रहेगा। दूसरा, रक्षा और आंतरिक सुरक्षा के आधुनिकीकरण के लिए नॉन लैप्सेबल एंड फंड को यहां पर मंजूरी प्रदान की गई। तो रक्षा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता यहां पर दी जाएगी। अन्य जो प्रमुख बिंदु रहे हैं इस साल के वित्त आयोग, 15वें वित्त आयोग के जो प्रमुख बिंदु सिफारिशें रही हैं, पहला है वर्टिकल हिस्सेदारी। वर्टिकल हिस्सेदारी में केंद्र और राज्य के मध्य जो कर की हिस्सेदारी होगी, कर की हिस्सेदारी या कर का जो बंटवारा होगा, 41% वित्त मंत्रालय जो होता है, वित्त अंतरण यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को किया जाएगा और 1% इसमें समायोजित किया जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, 41% तो रहेगा ही रहेगा, जो पहले से है आपका वही निर्धारित है, वही कंटिन्यू है। लेकिन यहां पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 आपके जो केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, उसके कारण यहां पर एक सिफारिश में ऐड की गई है कि 1% कर इसमें और भी आपको 1% आपको इसमें और भी समायोजित आपको समायोजित किया जाएगा। 1% और भी यहां पर समायोजित किया जाएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों को लिए। दूसरा, यहां पे हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी कितनी रहेगी? तो हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी में राज्यों के मध्य कर का विभाजन किया जाएगा, ठीक है। राज्य और राज्य के मध्य कर का विभाजन यहां पर किया जाएगा, जिसे वो हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी कहते हैं। और इसका जो निर्धारण किया जाएगा वो कैसे किया जा रहा है? तो यहां पर कुछ मानक वित्त आयोग के द्वारा कुछ मानक तय किए गए हैं, जो कर के हस्तांतरण को लेकर या उसकी भागीदारी कैसे सुनिश्चित होगी, किसी राज्य को कितना यहां पर परसेंटेज आपको मिलेगा। तो यहां पर देखिए, उसके लिए मानक के अंतर्गत जनसांख्यिकीय प्रदर्शन, किसी भी राज्य के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर किस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, उसमें उनका प्रदर्शन कैसा है, उसके आधार पर उनको 12.5%। आय के अंतर के हिसाब से 2 राज्यों के बीच आय का कितना अंतर है, उस हिसाब से 45%। जनसंख्या व क्षेत्रफल के हिसाब से, कितनी बड़ी जनसंख्या आपके पास है और राज्य का जो क्षेत्रफल है उस आधार पर 15%। राज्य में कितने क्षेत्रफल वन है उसके आधार पर 10%।
कर और राजकोषीय प्रयासों के लिए आपने क्या, किस तरीके से आपने भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए, आय को आपको नियंत्रित करने के लिए, मतलब कि जो आय को इस तरीके से खर्च जो है जरूरत से ज्यादा और फालतू के जो खर्च है उसे आप नियंत्रित करने के लिए क्या काम करते हैं, वहां पे 2.5% आपको यहाँ पर राज्यों का स्थानांतरण किया है। तो इस तरीके से पैसे को केंद्र के द्वारा राज्यों को और राज्यों से राज्यों के में स्थानांतरण करने को लेकर यहाँ पर ये मानक यहाँ पर से हिस्सेदारी के निर्धारण को लेकर यहाँ पर वित्त आयोग ने निर्धारित किए हैं। नेक्स्ट, आयोग के द्वारा एक तथ्य और भी स्पष्ट कर दिया गया है, इस साल को ध्यान रखिएगा। आयोग ने यह बोला है कि आगामी 5 वर्षों में, ठीक है, जितने 5 साल के लिए, क्योंकि ये आपका वित्त आयोग की रिपोर्ट है, तो उन्होंने कहा कि आगामी 5 वर्षों के लिए यहां पर आपको लगभग 3 ट्रिलियन रुपए राजस्व घाटा अनुमान की यहां पर, ठीक है, राजस्व घाटा अनुदान की यहां पर आपको सिफारिश की है। राज्यों को यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को जो राजस्व घाटा होगा उसके तहत यहां पर 3 ट्रिलियन रुपए की आपको ट्रांसफर करने की, अनुदान के रूप में ट्रांसफर करने की बात यहां पर की गई है, सिफारिश की गई है। साथ ही राजस्व घाटे के अनुदान के लिए योग्य राज्यों की जो संख्या है वो 17 से घटकर 2026 तक 6 रह जाएगी। ये कहते हैं कि यहां पर राजस्व अनुदान हर एक राज्य को देने की जरूरत नहीं है। राजस्व अनुदान वर्तमान समय में सिर्फ 17 राज्यों को मिलता है और धीरे धीरे जैसे जैसे राज्य आपके सशक्त होते जाएंगे इनकी संख्या घटती चली जाएगी। अभी 2021 में ये 17 हैं, लेकिन 2026 तक आते आते इनकी संख्या घट करके सिर्फ 6 रह जाएगी। राज्यों के लिए प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन व अनुदान देने की भी यहां पर सिफारिश की है कि यहां पर राज्यों को जो अनुदान दिया जाए वो उनके प्रोत्साहन प्रदर्शन पर किया जाए। वो किस तरीके से उनके जिले का, जैसे आकांक्षी जिलों की रैंकिंग सूची जारी की जाती है, सतत विकास को लेकर यहां पर होती है, उद्योगों के विकास को लेकर किस तरह से काम कर रहे हैं, तो उनका प्रदर्शन कैसा है उस आधार पर उनको अनुदान दिया जाना चाहिए। इसके बाद सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं शिक्षा, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, शासन व प्रशासनिक सुधार, बिजली, इन सारे क्षेत्रों में राज्यों के द्वारा जो प्रदर्शन किया जाएगा उसका आकलन करके ही इनको अनुदान दिया जाना चाहिए। 15वें वित्त आयोग के द्वारा राज्यों को किया गया कुल स्थानांतरण कर प्लस अनुदान केंद्र सरकार की अनुमानित सकल राजस्व प्राप्तियों का 34% है। ठीक है, सरकार को, केंद्र सरकार को जो टोटल आय होती है, टोटल राजस्व होता है, उसका 34% यहां पर, टोटल 34% राज्यों को स्थानांतरित करना है केंद्र को, वो चाहे कर के भागीदारी के रूप में हो और अनुदान दोनों को मिलाकर, कर की भागीदारी और अनुदान दोनों को मिलाकर जो राज्यों को टोटल स्थानांतरित करना है, कितना करना है, सरकार के, केंद्र सरकार के टोटल राजस्व का 34%। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर नगर पालिकाओं को 10 लाख की आबादी वाले निकायों को 100% अनुदान यहां पर मिलियन प्लस सिटीज फंड के माध्यम से प्रदर्शनों के आधार पर किया जाना चाहिए। तो स्थानीय स्तर पर भी, ऐसा नहीं सिर्फ राज्यों की यहां पर अनुदान की बात की गई है, वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को भी, नगर निगमों को भी यहां पर वित्तीय अनुदान देने की बात की है और इसका अनुदान देने के लिए वहां पर एक फंड स्थापित करने की बात की है और फंड का नाम है आपका, फंड का यहां पर देखिए नाम है प्रदर्शन के आधार पे प्लस सिटीज फंड। ठीक है, मिलियन प्लस सिटीज फंड। कौन सा है? मिलियन प्लस सिटीज फंड के माध्यम से अनुदान देना है। चलिए, ये तो यहां पर इन्होंने जो सिफारिशें की हैं और ये सिफारिशें आपको ध्यान रखनी है, यही आपको पूछा जाएगा। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, क्या इस साल के जो वित्त आयोग ने अपना सिफारिशें की हैं, उन सिफारिशों के कारण किसी तरह की चुनौतियां आपको देखने को मिलती हैं, किसी प्रकार की समस्याएं भी क्या आपको देखने को मिलेंगी? तो कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या क्या हैं? पहला, प्रदर्शन आधारित सूचकांक जो होते हैं, प्रदर्शन आधारित जो आपको आवंटन किया जाएगा, प्रदर्शन आधारित आवंटन के कारण स्वतंत्र निर्णय और नवाचार को यहां पर यह प्रभावित कर सकता है, क्योंकि यहां पर कोई भी राज्य अपने स्तर पर कुछ करना चाहे तो नहीं करेंगे, क्योंकि जो मानक हैं राज्य केंद्र सरकार के, उन्हीं मानकों के आधार पर वो आपके प्रदर्शन का आकलन करेगी और उसी आधार पर आपको यहां पर वित्तीय हस्तांतरण करेगी। तो यहां पर स्वयं के स्तर पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मानक है उसी के अनुरूप आपको कार्य करने होंगे। राज्य के उधार लेने की क्षमता को अगर किसी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा तो यह सहकारी वित्तीय संघवाद को यहां पर कमजोर करता है। ठीक है, कि यहां पर अगर राज्य सरकार अपने स्तर पर ऋण लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या मानक है, क्या वो ले सकता है या नहीं ले सकता है? अगर नहीं ले सकता है तो वहां पर फिर वो अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को कैसे आगे बढ़ाएगा? कोई रोजगार शुरू करना है, किसी प्रकार के आपको
परियोजनाओं को विकसित करना है तो क्या वो केंद्र पर ही निर्भर रहेगा, और केंद्र अगर वहां पर उसे वित्तीय आवंटन नहीं करती है तो इस तरीके से केंद्र राज्य संबंधों में आपको समस्याएं देखने को मिल सकती हैं, जो कि सहकारी वित्तीय संघवाद को यहां पर प्रभावित करेगा। इसके बाद केंद्र सरकार के संबंध में राजकोषीय निर्णयों के लिए कोई भी यहां पर उत्तरदायित्व भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो हर चीज यहां पर राज्यों के दृष्टिकोण से तो आपको स्थापित की गई है, लेकिन केंद्र सरकार की यहां पर राजकोषीय नीति को लेकर क्या उत्तरदायित्व है, किस तरीके के रूल्स रहेंगे, किस तरीके से वो कार्य करेंगे, इन सारी चीजों को लेकर इस साल के बजट में, इस साल के जो वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिशें की गई हैं, उन सिफारिशों में ऐसा कुछ भी यहां पर कहते हुए नहीं देखा गया है। तो इस तरह की कुछ समस्याएं, कुछ चुनौतियां हैं जो कि आपको वित्त आयोग की सिफारिशों में देखने को मिलती है। तो ये हो गया फिनिश आपका। आज हमने यहाँ पे करंट अफेयर्स के अंतर्गत आपको सारे टॉपिक्स देख लिए, जिसमें आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 को आपको मैंने पढ़ा दिया, केंद्रीय बजट 2021-22 को हमने यहाँ पे पढ़ लिया, और साथ ही साथ यहाँ पे 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों को भी हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब ये सारा जो डेटा है, ये सारा जो टॉपिक है, ये आपको अपने स्तर पे से पढ़ लेना है, रिवीजन कर लेना है, क्योंकि यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन आने ही आने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीजें फैक्ट हैं और या फिर सिफारिशें हैं। तो यहाँ पे समझने वाली चीजें ज्यादा कुछ है नहीं, जो भी सारी चीजें हैं वो क्या है, या तो फैक्ट है, या तो योजनाएं हैं, या उससे संबंधित आपके पॉइंट हैं, सिफारिशें हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हीं सारी चीजों को सिर्फ क्या करना है, रट लेना है यहाँ पे, क्योंकि समझना कुछ नहीं है। इनको ध्यान से 2 बार 3 बार रिवीजन करिए, और रिवीजन करने के बाद यहाँ पर हर एक टॉपिक वाइज, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से सारी चीजों को मैंने बता दिया है। इकोनॉमी सर्वे पढ़िए, बजट को कंप्लीट करिए, और वित्त आयोग को कंप्लीट करिए, और इसके साथ ही ये टॉपिक आपका यहाँ पर फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर आज के लिए यहाँ पर इतना ही। कल आपको फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक में फिर इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर मिलेंगे, बाकी सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे, अगले विषय वस्तु को पढ़ेंगे। अब आपका काम ये है, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पर वीडियो की समाप्ति हो रही है, तो अब आपको तुरंत क्या करना है, रेस्ट करिए अपना जो भी है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही फ्री होते हैं तुरंत आज ही के दिन इसको जैसे ही वीडियो देखते हैं, ऐसा नहीं कि आपको अगले दिन पे इसे टालना है, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये होती है कि जो टॉपिक आपने जिस दिन पढ़ लिया, एक बार अगर आपने क्लास में पढ़ लिया, एक बार आपने वीडियोस अगर देख लिए, अगर उसी टॉपिक को उसी दिन अगर आप ब्रेक देकर फिर से पढ़ लें, तो उसके बहुत सारे चांसेस हैं, उसके 60-70% चीजें आपको कंफर्म हो जाती हैं, क्लियर हो जाती हैं, और आप उसको अगर 3 बार कर लेते हैं तो उसकी मोस्टली चीजें आपको क्लैरिटी हो जाती हैं, आपको याद रहती हैं। याद कहने का मतलब ऐसा नहीं है जैसे आप पेपर में क्वेश्चन उस तरीके के देखेंगे तो हो सकता है याद रहे, आप वहां पर आसानी से टिक कर सकते हैं, और मोस्टली चीजें आपसे कोई पूछे तो आपको याद रहेंगी। तो यहां पर इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद एक बार आज ही जो आपका टाइम शेड्यूल है पढ़ने का, उसमें 1 घंटा निकालिए और इस वीडियो को दोबारा देखिए, या तो वीडियो देखिए या तो अपने स्तर पे आपको जो टॉपिक्स हैं इनको दोबारा आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, एक होता है आपको ऊर्ध्वाधर होता है और एक होता है आपका क्षैतिज। ठीक है, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आपका बंटवारा, जैसे कि केंद्र से सरकार राज्यों की ओर अर्थात ऊपर से नीचे की ओर बंटवारा, और दूसरा होता है जो कि एक ही समांतर लाइन पे यहां पर क्या होता है, आपको डिवीजन कर देना। जैसे कि राज्य क्या है, राज्य एक ही स्तर पे हैं, सभी राज्य एक ही स्तर पे हैं, और केंद्र क्या है, उससे ऊपर है। जब केंद्र से राज्यों को स्थानांतरित होता है, ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया, आपका क्षैतिज हो गया। ठीक है, वर्टिकल हो गया। और हॉरिजॉन्टल क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल आपका यहाँ पे ऊर्ध्वाधर रेखा हो गई आपकी यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हॉरिजॉन्टल हो गया। हॉरिजॉन्टल में सभी जो राज्य होते हैं, ठीक है, तो राज्यों से राज्यों के मध्य जो भी अंतर के आधार पर जो भी प्रदर्शन है, कौन राज्य कमजोर है, कौन राज्य मजबूत है, उसके आधार पर किसके बीच क्या लेन देन हो रहा है, तो उसको वहां पर सही तरीके से वितरण करने की स्थिति होती है आपका हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो वर्टिकल केंद्र से राज्यों के ऊपर से नीचे की ओर, और वो आपका हॉरिजॉन्टल में एक ही स्तर पर किया गया वितरण। तो अन्य कोई चीज जो आपको प्रॉब्लम आती है, कोई भी चीज आती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स इत्यादि होता है वो आप पूछ सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अब आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बैठ के स्टडी आपको करनी है, और यहाँ पर सारी चीजें क्या करनी है आपको। गेहूं आपका, टमाटर है, आलू और प्याज है, ठीक है, ये आपको ग्रीन प्रोजेक्ट के अंतर्गत रखा गया था। फिलहाल 22 आपको नए प्रोजेक्ट इसमें जोड़ दिए गए हैं। कुछ भी डाउट्स हैं वो क्लियर करिए, और उसके बाद जैसा मैंने कहा आज ही इसे क्लियर कर लेना है, आज ही इसे दोबारा पढ़ लेना है। ठीक है, फिर और किसी को कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बाकी जो भी है आप पूछ सकते हैं। बाकी फिर हम कल इसको स्टडी करेंगे, बाकी टॉपिक कल का हमसे देखेंगे। कल का हमारा अपना टॉपिक है, यहाँ पर कुछ और चीज़ों को लेकर स्टडी करेंगे। तो अब इसको बैठ के आप स्टडी करें। थैंक यू सो मच।